जब ये इतिहास लिखा बन जाएगा जाएगा और तब पढ़ा जाएगा लोगों के द्वारा, तो वो निर्णय करेंगे कि हारे के जीत है। अभी तो लन है। अभी तो लन है। या तो भी नहीं है, लन है। आपको मिलेगा कि जो भारतीय मुसलमानों की हमने बात किया ना, हमने शब्द यूज किया भारतीय मुसलमान, दुनिया के सबसे कट्टरतम मुसलमानों में से एक है। हाँ जी, हाँ जी। उसका भाई हमारे यहाँ जो इस्लाम की पद्धति निकली है ना, उसने तालिबान को जन्म दिया है। ये बहुत सारे लोग मैंने सुना है इस बारे में, मेरे सामने भी बोला है लोगों ने, भारत का मुसलमान डिफरेंट है। भारत नहीं, डिफरेंट तो है। भारत में जितनी विकृतियां हो सकती है इस्लाम की, चाहे वो रूढ़िवाद की वजह से हो, चाहे लंबे समय से परंपरागत रूप से वो मानते, ये एक भी गलत चीज को त्यागने को तैयार नहीं है। भारत के मीडिया वाले कितने बड़े चूत, वो तो थे ही कि ISPR वाला जो कर रहा है वही चला रहे और भारतीय सरकार कितनी बड़ी चूतिया है कि वो इन लोगों को डिक्टेट तक या नॉर्मली कि भाई हमारा लाइन ये है। बिल्कुल। आप मीडिया को कंट्रोल कर रहे हो, साला मीडिया आपकी सुन नहीं रहा है कुछ भी, आपके स्टांस को झेल, बस हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि हाँ मोदी जी कर देते हैं थोड़ा बहुत, पर इसके अलावा आपका कौन सा स्टैंड उन्होंने ले लिया, या वो कंट्रोल इस तरीके से कर रहे हैं कि मोदी जी हो बस। वही चाहिए। बिना यशस्वी लगाए उनको मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। देख लो। यशस्वी, तेजस्वी, ब्रह्मावतार इस टाइप का नहीं कहोगे यदि मोदी जी को, तो फिर वो बगल वाले लोगों को टेंशन हो जाती कि अरे यार 7 दिन हो गए किसी ने यशस्वी नहीं कहा। तो ये तो JPC से क्लियर तो हो गया है ना। हाँ, वहाँ से हो गया, हो क्लियर। आगे तो अब लागू ही वक्त होगा। पे धीरे जो भी चल रहा है इसमें जो है ना, आपको सिर्फ मेन्यू दिया जाएगा, एक से बढ़कर एक, लजीज, स्वादिष्ट, मसालेदार, तीखा, मेरा- मीठा, है ना। मेरा जो लेकिन प्रॉब्लम है ना, लेकिन इसमें- वो गोलगप्पा आपके मुंह में जाएगा नहीं। 10-11 वो साल जा भी हो नहीं चुके सकता हैं भाई। वो पता है क्या रीजन, 10-11 साल हो चुके हैं, हमें एक गोलगप्पा आज तक चखने को नहीं मिला। हमें बस ये पता लगा है कि तरह तरह के पानी है। मैं तो स्टॉक मार्केट में लगाता ही नहीं हूँ। हाँ, मेरा भाई सिस्टम सेट है। मैं जो है फोन लेता हूँ और ये खुलवा के इसमें सोने का लगवाता हूँ। हाँ, बस सोना, ये रिंग होगा, इसमें सोना होगा, ये सोने का घड़ी होता है है। उसका डायल सोना होगा। ये शर्ट जो है ना, ये सोने के तार हैं। गोल्ड डस्ट है ये पूरा। बिल्कुल। तो मैं खाली सोना सोना ये भी तो ब्लू गोल्ड है ना। ये मुझे पजामा। केवल 3 चीजें पसंद है, मोना, सोना और मोना के साथ सो। हिंदू हृदय सम्राट हो के ऐसे मतलब बातें करते हैं, फट लेगी मेरी एक मिर्च में। आप लोग क्या एक मिर्च से तब क्या योगदान सिर्फ दीजिएगा आप लोग सिर्फ समाज हरी में? मिर्च से, जब हरे झंडे वाले आएंगे तब क्या होगा? तब क्या करोगे? सिर्फ हरी मिर्च से आपका ये हाल हो गया। ये तो बहुत हरे झंडे वाले बेचारे देखो उधर मस्जिदों को ढकवाया जा रहा है। हाँ, आप हरी चटनी खा गए, और आपको जरा सी भी जी जैसे हैं वो बोलते हैं कि भगवा झंडा देख के लगता है मेरी छाती में किसी ने गाड़ दिया है। वो आप क्यों बर्बाद कर देते हैं? मैं सारा पॉडकास्ट का हम वही चाहते हैं। इसे तुम बोल रहे थे ना कि कौन बोल रहा था सर लाइव ही कर लेते। देखो ऐसे आदमी लाइव करने देंगे? यार जिस दिन लाइव था ना, उस दिन मैंने बहुत कंट्रोल किया अपनी भाषा को। बहुत ही कंट्रोल करते हैं ना, पूरा कंट्रोल हो नहीं पाता है आपसे। बहुत हाँ। जी चलिए, तो स्टार्ट हम लोग इसी से करेंगे कि ये जो 8-10 साल लग रहे थे ना कि भाई वो हरे झंडे वाले आएंगे, हाँ कल्ला के खड़े हो जाएंगे। हाँ बात। इस आदमी को घेरो पर। तो ये जो हो रहा है, मुसलमानों को जो सताया जा रहा है, हाँ जी, शाहजहांपुर या सहारनपुर में कहीं हमने देखा कि सहारनपुर में भाई मस्जिद को ढका जा रहा है। नहीं, उससे पहले तो पिछवाड़े सेक के उनके बहुत बढ़िया करके। वो अब सेके नहीं सेके पूरियाँ उस पर छानी फुलाई कि नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन जो भी हो रहा है, मैं एक सेकुलर हिंदू के रूप में बहुत चिंतित हूँ। मुझे नहीं लगता है दिस वाज नॉट द इंडिया आई वाज बॉर्न इन। और एक समाज के तौर पर आप मतलब हार चुके हैं, हार चुके हैं। और समाज के तौर पे तो अब मैं निकलता भी नहीं हूँ बाहर। बहुत आप लोग का पता नहीं, आप लोग तो कट्टर लोग हैं, हम तो निकले ही रहते हैं। रेडिकल लोग हैं आप लोग। बताइए, पकौड़ा खाइए, हार गए हैं तो पकौड़ा तो खाएंगे लेकिन साला एक समाज की बहन का पकौड़ा हो रखा है और तुम यहाँ पकौड़े खाने में लगे पड़े हो। हाँ, जी क्यों किया होगा ऐसा? मतलब किसने कहा उनको कि ढक लो भाई? देखो, ऐसा था, योगी जी ने बहुत टाइम पहले ये बात कही थी। बोला भाई 52 आते हैं तुम्हारे जुम्मे, हमारी होली सिर्फ एक ही आती है, अगर नहीं मनाओगे तो कोई बात नहीं, कोरोना काल में भी तो अंदर मनाई है। उसके बाद में सीओ साहब ने कह दिया। उसके बाद योगी जी से पूछा गया, योगी जी ने वही बात दोबारा कह दी। लोग भूल गए होंगे, लेकिन जब योगी जी ने वो बात दोबारा कह दी तो
योगी जी को भी उसी हिसाब से देखा जाता है कि जैसे मोदी जी करते हैं ना, तो मोदी जी ने कहा कि भाई सब अकाउंट्स खुलवा लो, तो लोगों को समझ ही नहीं आया था कि क्यों कह रहे हैं, तो लोगों ने खुलवा लिया, चलो मोदी जी ने कहा है तो अच्छा ही कहा होगा, सोच समझ के ही कहा होगा। तो उसके बाद में नोटबंदी हो गई थी, तो सबको आ गया कल के भाई कुछ तो हुआ है। फिर इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे नियम ऐसे लाए। अब योगी जी हैं उस पायदान पे, तो योगी जी ने कह दिया कि भाई 52 मनते ही हैं ऑलरेडी, हमारी एक ही होली है। तो अब उनको अकल आनी शुरू हो गई है कि भाई कुछ बड़ा भी हो सकता है। वो होता ना मोदी जी के बारे में बहुत हुआ, काफ़ी टाइम तक तो चला ना, 19 तक तो चलाया, कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। ने ट्वीट कर दिया तो सब कह रहे हाँ बड़ा हो गया। हाँ हाँ, तो वही चीज बड़ा होते होते अब की बार योगी जी ने कुछ बोला है। रहा नहीं जाता। हाँ, योगी जी ने जो कहा एकदम से लोगों को पता लग गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब हमें मस्जिदें सब ढक देनी चाहिए। तो इसी वजह से ही वो सारी मस्जिदें ढकी गई हैं। लेकिन एक समाज के तौर पर हमें एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि दिन में 5 बार हम इस बात को सुनते हैं कि नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, न शिव है, न पार्वती, न गणेश, वो हमें अपने आप से अंगीकार कर लेना चाहिए भाई, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। मतलब उसका जिसका कोई वास्ता भारत से नहीं, जिसने भारत के वेलफेयर के बारे में कोई बात नहीं कही सिवाय इसके उसको नेस्तनाबूद करने के। उसने कहा कि हम गजवा हिंद करेंगे, उसने कहा कि हम अपना इस्लाम का झंडा इस देश के ऊपर फहराएंगे, उसने कहा कि इसकी जो मूलभूत विचारधारा है, जो यहाँ के आस्थावान लोग हैं, उनको हम कन्वर्ट करेंगे और उस तरीके के नियम बनाएं। हम फिर भी 5 बार उसको दिन में सुनते हैं और 365 × 5 कर लेना भाई, इतनी बार हमारी आस्था खंडित होती है। हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन एक बार कि भाई हो सकता है कि इधर से कोई रंग लेकर के निकल जाए, तो हम पूरी की पूरी मस्जिदें ढक देंगे। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पहले देखो 1-2 मस्जिद का फोटो आता था, तो उस पर भी लोग कहते थे कि एक समाज के तौर पर हम बड़े हताश हैं, निराश हैं कि एक मस्जिद को ढकना पड़ गया। अब कहाँ जाओगे, बड़ी सारी मस्जिदें ढक दी गई तो। और कई सारे मुल्कों ने तो कह दिया कि भाई अब जब बर्दाश्त करना सीख लो। नहीं, हताश और निराश हो रहे हैं समाज के तौर पे, तो हकीम लुकमान के पास जाना चाहिए। मर लिया हो तो उनके हमारे में पास- बैठक ही था। नहीं तो लुकमान के लौंडे होंगे, पोते हैं उसके। पोते होते जो भी है, उनको दिखा है हताश क्यों, निराश क्यों, हाँ मतलब सीधा नहीं हो रहा, हाँ जी, रात में कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हकीम साहब अलीगढ़ पिलर नंबर 32 के नीचे बैठते हैं, हाँ उड़िया उड़िया खाई, इसमें हताश निराश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पुराने रेलवे आप स्टेशन के बताइए। पीछे हकीम फार्मे हाँ 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 हाँ, वही इस पर ये जो मस्जिद है वो ढका जा रहा है। हाँ भाई हमने तो ये देखा था कि जो हैदराबाद में अपना ये राजा है, टी राजा, ये अपना रैलीज निकालता है रामनवमी पर, शोभा यात्रा। हाँ हाँ, अब उन शोभा यात्राओं के दौरान हैदराबाद की जो मस्जिदें हैं, जिस जिस क्षेत्र से वो रैली निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, वो ढक दी जाती है। मैं वहां देखता था, मैंने कहा यार कि घूंघट मार के बैठ गई, बुर्का करना। तो बुरके से में मतलब ढक दिया जाता है पूरी मस्जिद को। मैं उससे मैं सोचा करता था कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसका रीजन क्या हो सकता है। अब रीजन मेरे को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका। मेरे पास है एक रीजन, मैं बताऊँ। हाँ चलिए आप बताइए। मेरा सिर्फ इस पे यही कहना है कि ये जो 20-50 जो मस्जिदें इन्होंने ढक दी हैं, इसमें हो सकता है कुछ कि भाई हमने तो देखिए चीज़ों को मानने की कोशिश की, जुम्मा भी था, हमने तो जुम्मा एक तरीके से बंद कर दिया, उसके बावजूद पता नहीं कुछ साला कोई पिचकारी मार दे कहीं से, कोई गुब्बारा मार दे कहीं से छोटा सा किसी मस्जिद पर, तो उसका फिर उपद्रव किया जाए, क्रिएट किया जाए, इशू बनाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी ढकने का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो मेरी समझ में आता नहीं। यहाँ भीड़ क्यों बनती है, उसका रीजन मेरे को समझ में आता। देखो बाकी आप बताइए पहले इसको कि ये ढका क्यों जा रहा है। ढकने का एक ही पर्पस है, अंग्रेजी अखबारों में लिखा जाएगा कि अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने ही देश में, सुबह मैं जब निकली तो मैंने देखा कि मेरे मसाजिदों को ढक दिया गया है। और मैं बुरके में नहीं निकली थी, मेरी महबूब जैसी मस्जिद। हाँ हाँ हाँ, मेरी मेरी महबूब मस्जिद को ढक दिया गया है। तो वो यही, केवल यही है कि आगे। और जो बोल रहे हैं ना आपकी कोई गुब्बारा लगेगा नहीं। हिंदू इतना नहीं है आज के टाइम में कि वो ऐसा काम करने जाएगा। जब वो जानता है कि डीजे बजाने पे या होली के गाने से और मस्जिद के आगे जाने से दंगे हो जाते हैं, तो हिंदू इतना नहीं है जाग कहेगा ये गुब्बारा मारे का। और भय से कारण भी नहीं, मतलब नैसर्गिक उसकी आदत ऐसी है, ये खुद करेंगे ऐसा। मुसलमान खुद ये टारपोलिन और फलाना ढिमका ये बुर्का पहनाने के बाद
खुद मार देगा उस पे गुब्बारा और बोलेगा वो होता ना साइकिल में खुद ही रॉड डाल के उलट गया, वो वाला बच्चा जो जूता रख के हाँ फोटो हाँ खिंचवाता है। बस वही है और कुछ नहीं। और जो आपने टी राजा जी के बारे में बोला, तो उनके साथ एक और समस्या ना, वो ए द्वारपालों की जगह कुछ और बोल देते हैं। ए द्वारपालो, तो वो कुछ और बोल देते हैं कन्हैया से कह दो की जगह कि मेरा बेटा जो है यहाँ पे है। तो इस कारण से हाँ आप बताइए क्या बताएं? यही मस्जिद को ढका जा रहा है, समाज के तौर पे हम लोग हारे हैं कि जीते हैं? देखो, हार और जीत का निर्णय तो करेगा इतिहास। जब ये इतिहास में पढ़ा जाएगा, भविष्य करेगा, मतलब जब ये इतिहास लिखा बन जाएगा जाएगा और तब पढ़ा जाएगा लोगों के द्वारा, तो वो निर्णय करेंगे कि हारे की जीत है। पर अभी तो लन है, अभी तो लन है, या तो भी नहीं है, लन है। ठीक है। और साले ने बोला क्या था उसने? भाई वो बोल के पूछ रहा था। लर्न बोलना चाह रहा है, या तो जीतेंगे या सीखेंगे। learn। लर्न मैच में या तो विन है या लन है। तुम साले लन ही वही हो तुम। कह रहा हमारे लिए तो लन ही लन है। जब से आए थे तब से लगी रहे हैं, लास्ट तक लगते ही रहे। तो इसका निर्णय तो भविष्य करेगा कि हार है कि जीत है। पर मुद्दा यहाँ पे ये है कि अपने आप को बेचारा दिखाना, अपने आप को ऐसा दिखाना, देखो हम तो कितना कितना मतलब लॉ को फॉलो करते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो पर भाई तुम यमुना गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हो, मुद्दा यहाँ पे जो ये है ना, वो मुद्दा यही है कि आप बात करते हो कि गंगा यमुनी तहजीब है, आप बात करते हो मतलब बाबर लेके आया था यमुना जी को अपने कंधे पे बिठा के और कहा यमुना जी आप यहाँ पे लेट जाओ, हम यहाँ पे अपना किला बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो कि भाई जो हिंदू हैं उनको ईद में शरीक होना चाहिए, हाँ, शामिल होकर मनाना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए, ठीक है। तुमसे शुभ होली नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, तुमसे होली का कलर नहीं लगवाया जा रहा है, तुम अपनी मस्जिदों को मात्र इसलिए ढक दोगे क्योंकि कोई गुलाल लगा देगा उस मस्जिद की दीवार पर, शायद और लगानी आज तक कहीं लगा भी नहीं रहा है, आप कदाचित कुछ ऐसा हो जाए उस चक्कर में ही आप अपनी मस्जिद को ढक दोगे। अच्छी तो लग रही है ढकी। हाँ, नहीं अच्छी लगी। ये तो है। नहीं, मेरे को इस बात पे ना एक नेहरू का बड़ा वो पता नहीं कितना फैक्ट है उसमें, पर मैंने कहीं सुना था ये, आप लोग बताना फैक्चुअल है कि नहीं है। तो उसमें ये था कि अरब से कुछ लोग आए थे मेहमान भारत में 48-49 में, तो वो वाराणसी लेके गया था उन्हें, तो भाई उसने सारे मंदिरों को ढकवा दिया था कि भाई ये मंदिरों को देख के ऐसा ना हो, कोई इस तरीके की बातें होती हैं। ये पता नहीं सच है कि नहीं है, फैक्चुअल कितना है, पर नेहरू जी कर सकते हैं वैसे, पर मतलब ये लाइमलाइट में आ जाती है अगर ये बात सच होती तो वैसे तो जो भी है, मतलब मैंने इसको नेहरू जी ने सोच लिया होगा। विक्टिम वो देख लिया, वो एक जो हॉस्पिटल में बैठा था, एक चटाई नमाज पढ़ रहा वो है, तो भाई उसका तो एक victim पर्पस था ना, उसका एक पर्पस था कि भाई मऊ में दंगे कर दिए भाइयों ने, एग्जैक्टली, मौलवी ने आके बोल दिया सुतली बम फेंक दिया गया और सीसीटीवी में ऐसा कुछ नहीं निकला। तो फिर अब बोल रहे हैं कि यार वो नमाज जो है पढ़ रहा है हॉस्पिटल में, और साइमा लिखते कि ये संवैधानिक, अभी ये कौन सी बात संवैधानिक कहाँ से हो गई ये बात कि हॉस्पिटल में कोई नमाज पढ़े, खुले में मतलब इन हगना लोगों को संवैधानिक लगता है कुछ भी संवैधानिक है। ब्लाइंड डॉल्फिन का रेप कर लो, ये संवैधानिक है, सब चीज साला संवैधानिक हो जाता है। इसका फैक्ट चेक देखा इसने, जिहादी जुबैर ने जो फैक्ट चेक किया है, वो उस मौलवी को उद्धृत करते हुए कह दिया कि भाई ये देख लो ये सच है। उसने बोला, मौलवी ने बोल दिया ना भाई। अब पुलिस वैसे वो हर उस केस में ना पुलिस से बात करके बता देगा, देखो पुलिस तो कह रही है कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, यहाँ पे जो पुलिस कह रही है उसको रिआइटरेट नहीं करेगा। कमाल की बात है भाई साहब। अच्छा, इसमें जो आपने पूछा था सवाल, इसमें एक और चीज देखो ना कि 66 करोड़ करीब हिंदू उस सिटी में गए, एक छोटे से शहर के अंदर गए जहाँ 25% मुसलमान रहते हैं, जहाँ तकरीबन 250 मस्जिदें हैं, और उनके आसपास से होके गुजरे हैं, उनके वहां जो वापस आए वहीं से होके गुजरे हैं,
जो करोड़ों लोग एक एक दिन में गए हैं, 8-8 करोड़ लोग एक एक दिन में गए हैं, लेकिन एक मुसलमान को छूने भर की आपने कोई खबर सुनी क्या 2 महीने के अंदर? नहीं सुनी ना। मैं कह रहा था कि नैसर्गिक तौर पर छुएगा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा भाई, काय चले जाएगा नहीं, वो तो जाके फिर नहा लेगा ना। हाँ, ये तो कर सकता था ना बंदा। अपने पास तो गंगा है, अपने पास तो गंगा बोतल में ले लो। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि नैसर्गिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर हिंदू जो है वो हिंसक नहीं है। वो अगर करोड़ों की मात्रा में कहीं खड़ा हो जाएगा तो भी वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। जबकि दूसरी तरफ अच्छा मौका था। नहीं तो कितना अच्छा मौका था। आप मतलब एक बार कह देते कि ये मौका 144 साल के बाद आएगा आज, हाँ, और बस उसी दिन हाँ, सारे मंदिर हमारे बाहर आ जाते। सारे के सारे निकल कर बाहर आ जाते। इतने आदमी तो हाथ भी खोदते तब भी बाहर आ जाते। हाँ, हाथों से तो हम लोगों ने बाबरी खोद दी थी। वही तो, हथियार था ही नहीं किसी के पास में कुछ भी। तो अगर आप लाखों की तादाद में देखेंगे, कहीं पे 8-10 लाख मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं ना जमात में, हिंदुओं का आसपास का क्षेत्र होता है तो उनकी गलियों में, उनकी छतों के ऊपर, उनके घरों के अंदर नमाज पढ़ी जाती है। डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ था ना, मतलब मैं आज की बात कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ भीड़ जमा हुई थी शुरुआत में। उस भीड़ को सिर्फ बोला गया था, ये जो 144 साल बाद वाला जो हम यहाँ बोल रहे हैं ना, उन्होंने बोल दिया था। और उसके बाद उसी दिन उसी घंटे उसी मिनट शुरुआत कर दी गई। 7 बजे बोला गया था। कैसे किया गया था पता है आपको? सीधा जहां पर रैली हुई है वहां से निकले, मार्केट में पहुंचे, एक बेचारा मोची था, क्या था, जूते बना रहा था, सीधे गर्दनों पे वार किए हैं। जो दिख रहा है गर्दनों पे वार किया है सरकार। लेकिन उससे पहले क्या होता ना, सूरावर्दी ने सारी तैयारी कर ली थी हथियारों की। सिर्फ इतना नहीं था कि बोल दिया और हाथों से मार दिया। हथियार सबके पास में आ चुके थे। इवन पठान बुलाए गए थे। इवन वो बंगाली भी नहीं थे जो मार रहे थे, वो इधर के तगड़े तगड़े लोग बुलाए गए थे। वो उसमें क्या था ना, पुलिस वाले जितने भी थे वो सारे हिंदू बंगालियों को निकाल दिया गया था। थोड़े बहुत मुस्लिम बंगाली रखे गए थे और बाकी के सारे जो है पंजाब से, द्वितीय विश्व युद्ध से जो ले आए थे वापस फौजी, उनका इस्तेमाल किया गया था। जो 1945 में आ गए थे, 46 में मैक्सिमम यूज उनका उन मुसलमानों का किया गया था जो फौज से ट्रेनिंग लेकर आए थे। तो जो आज अग्निवीर में कहते हैं ना भर्ती हो जाओ, भाई ये डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारियां हैं। और हिंदू कहते हैं साला अग्निवीर से कुछ नहीं होगा। खैर ये तो विषयांतर हो गया। लेकिन एक चीज है कि हिस्ट्री से हमें बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए भाई। नहीं, हिस्ट्री ही आपकी, अगर आप अपने 50 साल की हिस्ट्री नहीं जानते हो एटलीस्ट, जी, तो आपके साथ वही चीजें फिर से रिपीट होंगी भाई साहब। जो इतिहास को भूल जाता है वो खुद इतिहास एटलीस्ट मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। नहीं तो वही गलतियां आप फिर से करोगे। जैसे ये अभी ये पूरा मऊ वाला मामला हुआ है, इसके अंदर क्या चल रहा है? इसके अंदर बेसिकली एक भीड़ है, ठीक है। वो भीड़ जो है वो भारत की जीत की खुशी में निकली है, बाहर निकल गई है और सेलिब्रेट कर रही है एक तरीके से। वो बोल रहे हैं वो साला सुतली बम फोड़ दिया, वो फोड़ दिया, और उसके बाद हमने पत्थर फेंक दिए। भाई पत्थर कहाँ थे? क्यों? सड़क पे हमने तो नहीं देखे। बाहर निकलो, इधर निकलो, किसी मेन रोड पे सड़क पे पत्थर होते हैं क्या? मस्जिद से फेंक दिए, मस्जिद में कौन से पत्थर आ गए? नहीं तो जमा करके रखते हैं वो। इसका मतलब यही है कि आप जमा करके रखते हो। और एंटिसिपेट किया था। उन्होंने सोचा था कि भारत तो जीते। सोचा क्या, कोई भी सेंसिबल आदमी को पता था भारत जीतेगा ही, और वहां बैठे हुए थे कि भाई। अच्छा, इसकी तैयारी अभी से नहीं है। जैसे शमा मोहम्मद ने जो बयान दिया ना, वो सिर्फ मोटापे और उसके ऊपर नहीं है। उसको भी पता है भाई वो मैच जीतता आ रहा है। प्रॉब्लम वही थी कि पाकिस्तान के अंदर मैच है, साला पाकिस्तान के अंदर मैच नहीं हो रहा है। पाकिस्तान को पेल दिया, अब्बा को पेलेंगे तो बच्चे को दर्द तो होगा ही होगा। वो प्रॉब्लम थी कि यहां तक भड़क के आई और फिर देखो फाइनल के बाद में ये निकल ही आया उनका दर्द। तो वही है कि भारतीय मुसलमानों की समस्या केवल मजहबी नहीं है, सोशल भी नहीं है। उनकी समस्या मतलब भारतीय राष्ट्र से भी है, हर उस चीज से है जो उनके उम्मा के कॉन्सेप्ट के विरुद्ध है, बीच में आ रहा इसका अगर हम इसको थोड़ा सा इतिहास में जाके पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर है आपको मिलेगा कि जो भारतीय मुसलमानों की हमने बात किया ना, हमने शब्द यूज किया भारतीय मुसलमान, दुनिया के सबसे कट्टरतम मुसलमानों में से एक है। हाँ जी। उसका कारण बताता हूं मैं कि 1857 में जो पूरा घटनाएं हुई हैं, उसके बाद इनको बहुत छेता गया है। जो अंग्रेजों ने बेसिकली क्या हुआ था कि 1857 में सबसे ज़्यादा एक्टिव 2 ही लोग थे, या तो आप ब्राह्मणों के रूप में लगा लो पेशवा तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई या फिर मंगल पांडे वगैरह, या फिर मुसलमान। मैक्सिमम मुसलमान थे, ब्राह्मण मुश्किल से
15%, 20% मैक्स। एक सेकंड, यहाँ पे ये चीज बोलनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग गलत तरीके से ले लेंगे कि देखो मुसलमानों ने इतना उसकी क्रांति की है। नहीं, इट इज नॉट क्रांति, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो पूरा मामला था वो था कि मुगल सल्तनत को वापस लाना है, वो ये था। बट इसके जब ये फेल होता है उसके बाद इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया ना, जो लाल किले का पूरा क्षेत्र है इसके आसपास रहते थे बहुत बड़ी संख्या में, एक एक घर खाली करवा दिया गया, एक एक मस्जिद खाली करवा दी गई। इवन जो जामा मस्जिद है ना, इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें की गई हैं अंग्रेजों और जो सिख बटालियंस वगैरह थी, जो सिखों ने साथ दिया था, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की हैं जामा मस्जिद में जो यहाँ पर मैं बोल नहीं सकता। तो ये सारी चीजें करें ना, जब इतनी छिताई हुई तो ये भागे इधर की साइड, इनके साइड बिहार, यूपी, हाँ सहारनपुर की साइड, जो देवबंद भागे। देवबंद में ये मस्जिद मदरसा बनाया गया है 1866 में, दारुल उलूम, राइट। 1866 में देवबंदी मदरसा बनाया गया है। 1866 में ये एक थॉट प्रोसेस निकला था देवबंदी मदरसे के रूप में, जो कि बेस्ड था वलीउल्लाह नाम के एक मौलवी के उस पर, जो कि मे बी औरंगजेब के थोड़ा बाद आया था, टीपू वीपू उसी से इंस्पायर्ड था। तो उस पर बेस्ड इन्होंने 1866 में बना दिया है। और देवबंदियों के बाद बरेलवी निकले हैं कुछ सालों बाद। बरेलवी भी उसी वलीउल्लाह से इंस्पायर्ड थे, बट वो थोड़ा सा सूफी वगैरह को भी और मान लेते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो ये दो जो थे ना, अब देवबंदी हम सब जानते हैं भाई, देवबंदी किस थॉट प्रोसेस में बिलीव करते हैं। देवबंदी वो मुसलमान है जिन्होंने तालिबान को जन्म दिया है भाई। गजवाए हिंद की किताब आज भी पढ़ाई जाती है वहाँ, आप देख लीजिए ना। तो जो देवबंदी मदरसा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फैलता गया, वो अफगानिस्तान तक फैला, और वो आज तालिबान के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। ये आज उससे पाकिस्तान में देवबंदी है मैक्सिमम। पाकिस्तान में एक बड़ी संख्या में देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, बट जो चला रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं देवबंदी बहुत बड़ी संख्या। अब ये जो रिजवी है वो तो शायद बरेलवी है, रिजवी वो भी डोमिनेट करते हैं, ऐसा नहीं है, बरेलवी भी करते हैं, बट देवबंदी मदरसे सबसे ज्यादा है। हाँ जी। तो ये जो सारी बात चल रही है ना कट्टरता की, भाई हमारे यहाँ जो इस्लाम की पद्धति निकली है ना, उसने तालिबान को जन्म दिया है। ये बहुत सारे लोग मैंने सुना है इस बारे में, मेरे सामने भी बोला है लोगों ने, भारत का मुसलमान डिफरेंट है। भारत नहीं, डिफरेंट तो है, डिफरेंट है। पाकिस्तान के मुसलमान जो है लाउड स्पीकर से अजान नहीं देते। बांग्लादेश में एक साथ आप 4 बीवी नहीं रख सकते, 4 शादी करो, 3 को तलाक दो पहले। भारत में जितनी विकृतियां हो सकती है इस्लाम की, चाहे वो रूढ़िवाद की वजह से हो, चाहे लंबे समय से परंपरागत रूप से वो मानते, ये एक भी गलत चीज को त्यागने को तैयार नहीं है, जिससे बाकी इस्लामिक मुल्क जो है डू अवे कर चुका है कि भाई ये क्या है, हमारे यहाँ ये क्यों हो रहा है यार, 4 बजे सुबह में क्यों तुम शोर मचा रहे हो, या आप चले जाओ मलेशिया में, सऊदी में चले जाओ, इन सब जगहों पे ये नहीं होता है। मुसलमान ही जाकर कंप्लेन कर देता है कि हमें 4 बजे काहे जगा रहे भाई, तुम्हें अजान देना है भाई अपना दो। सही बात, अपने घर में दो भाई। मलेशिया डिफरेंट तो है, मलेशिया में जाओ, आपको लगता ही नहीं है कि आप मुस्लिम कंट्री में। इवन मैं ये बता रहा था कि बेसिकली ये जो भीड़ का रूप है ना, ये कैसे लेते हैं ये। अब ये जो देवबंदी बने, बरेलवी बने, ये बेसिकली इन्होंने उस रूप में फाइट करना छोड़ दिया, इस रूप में आ गए अभी आंदोलित रूप में, और बखेड़ा खड़ा करना, सड़कों पर इकट्ठा हो जाना। फिर ये रुमाली आंदोलन वगैरह 1912 के अराउंड के, ये प्रॉपर एक प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया था। एक प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया था 1912 के अराउंड, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एग्जाइल में, जैसे ये बलूचिस्तान में अभी मामला चल रहा है, ये रुमाली आंदोलन वगैरह। तो जब ये बोलते हैं ना, हमने इस देश की आज़ादी के लिए जंगें लड़ी हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमने खून बहाया है, सबका खून शामिल, मानता हूँ कि खून आपका शामिल है, पर उस खून का उद्देश्य क्या था वो इम्पोर्टेंट है। उस खून का उद्देश्य था कि जो औरंगजेब छोड़ के गया था उसको वापस लाना है। ठीक है, वो उसका ये कोई उद्देश्य नहीं है कि स्वराज नहीं था आपका, स्वराज नहीं था। सर सैयद अहमद खान ने मेरठ में खड़े होकर बात कही भी थी, सर नहीं था 88 में। उसने साफ कह दी थी ये बात कि हमारा ये नहीं है कि हम कोई आजाद करवाएंगे, सबसे पहले उसी ने दी थी। और उसने कहा था जो थॉट्स है ना अंदर, ये सब्जेक्ट है, 2 विचारधारा एक साथ नहीं रहेंगी जी, हम मारेंगे इनको और राज हम ही करेंगे। ये सब्जेक्ट है, हम रूलर्स हैं। ये बेसिकली 1888 में, उसने 1864-65 में क्या हुआ था ना, 1864-65 में हिंदुओं ने आगरा साइड में कह दिया था कि भाई हमें ना अब हिंदी को वापस से लेके आना चाहिए। हाँ,
ये कहते हिंदी तो गलीचों की लैंग्वेज है, हिंदी को कैसे वापस, उर्दू वापस आएगी। वो हिंदू चला गया अंग्रेजों के पास कि भाई हिंदी को लेके आओ, नहीं नहीं उर्दू वापस आएगी। Actually तो यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होते होते जब हिंदू भी अपनी बैठ गए और वो भी अपनी, यहाँ से डिफरेंस क्रिएट हुआ और फिर उन्होंने कहा टू नेशंस। वो जो थोड़ा नेशनलिज्म हिंदुओं में जागा था ना, वो 1857 के बाद जागा 57 के बाद। बट उससे पहले हम क्या कर रहे थे, उससे पहले हम अंग्रेजी सीख रहे थे। हमने अंग्रेजी सीख, बिकॉज हम पहले उर्दू भी सीख रहे थे, हम पहले फारसी भी सीख रहे थे। इन्हीं के यहाँ पर जो भी राजघराने इनके थे उसमें यही इन्हीं भाषाओं में काम होता था। सल्तनत थी। हम जो थे इंग्लिश सीखने लग गए, इन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी। इंग्लिश सीखने के कारण 1830 से 40-50 के बीच में हमारे लोग कलेक्टर बनने लगे, हमारे लोग जज बनने लगे। ये अब सब्जेक्ट बन गए, ये जज के पास जाते थे, ये कलेक्टर के पास जाते थे और ये सब्जेक्ट के रूप में विनती करते थे। या तो विन है या लन है। हाँ, या वो लन हो गया तो फिर ये सर सैयद अहमद खान वगैरह ने इसने कहा भाई अंग्रेजी सीखो, या खैर ये थोड़ा सा विषयांतर हो गया। मैं भीड़ के बारे में बात कर रहा था, ये भीड़ बनना इन्होंने यहाँ से सीखा। और अगर और हिस्ट्री में जाए ना तो भाई ये भीड़ पहले दिन से, जैसे ही मक्का छोड़कर मदीना गए ना, मदीना में जैसे ही ताकत आई तो बद्र के युद्ध के बाद से भीड़ ही बने हैं। मक्का में जिस दिन ये पहुंच गए, दोबारा से मदीना से मक्का गए, उस दिन 10-15 हजार की भीड़ गई थी और मक्का को यूं चुटकियों में, मक्का में कोई उस समय तैयार नहीं था इस चीज के लिए। सीधा सोल्जर्स वहां पर पहुंचे थे एक बड़ी संख्या में और एक तलवार नहीं चली थी, सीधा कब्जा हो गया। तो भीड़ बनने का जो इम्पोर्टेंस है उन्हें पहले दिन से पता है। और एज अ यू नो मे बी कल्चर में मुझे नहीं लगता पाठ्यक्रम में ये सब पढ़ाया जाता होगा, बट कल्चर में और उनमें ये सब आ चुका है। आप देख लीजिए भीड़ किस तरीके से बना जाता है। हमारे यहाँ पे भीड़ बन के गई है, हम सेलिब्रेट करने गए हैं भाई। यहाँ पर भीड़ किसी और उद्देश्य से बना जाता है। तो दो भीड़ ही तो थी। एक थी कि भाई समाचार आए कि भारत जीत गया। हाँ। अपने अपने घरों से लोग, ऐसा नहीं था पूर्व नियोजित की मंदिर में बोल जाएगा हाँ भाई जीतेंगे तो बाहर निकला जाएगा ढोलक मंजीरा लेके। नहीं, वो जो लग गया कि अब जीत जाएंगे, ढोलक वाले को फोन कर दिया कि भाई आ जाना, आ जाओ, पटाखे लेके बैठे होंगे कहे कि मैच है। सही बात है। और उसके बाद लोग सड़कों पे अपने अपने घरों से निकले। हाँ, देखा देखी निकल गए। ऐसा नहीं था कि एक जगह पहले प्लांट भीड़ नहीं था कुछ इकट्ठा भी। हुई, नहीं उसके बाद बोले चलो ये सड़क मस्जिद के सामने चलते, सुतली बम मार दिया जाएगा। पेटेंट सुतली बम का तुम्हारे पास, हाँ, मार हम कैसे सकते हैं? ये कौन सी बात हुई? वहां से निकले, वो कारमा बढ़ता गया, लोग जुटते कुटीर गए, उद्योग इस तुम्हारा टाइप का सालो। हाँ। और भीड़ एक्चुअल में मस्जिद के भीतर थी बैठी हुई। तो कह रहे हम तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। बहुत बढ़िया, नमाज पढ़ रहे थे और फिर लोग मौलवी जी आए, अरे अरे साला सुतली बम आ गया। बोला है सुतली बम आ गया, चलो चलो बाहर जाके देखते हैं। तो बाहर का है जाना, पत्थर तो है ही। अब पत्थर जो है थोड़ा सा अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि भाई आप बोलते हो कि मस्जिद के सामने ये सब मत करो, मस्जिद के सामने से निकलो। भाई तुम लोग हो कौन से एरिया में? नहीं, कहां से निकल जाएगा आदमी? एक और बात बताइए ना। एक और बात, कितने सारे हम दिखा देंगे जब ताजिया मंदिरों के सामने निकलते हैं, तलवारें घुमाई जाती हैं। ना आज तक किसी ने मंदिर ढका, ना आज तक मंदिर से कोई पत्थर आया, ना उन्होंने कभी कोई दंगे करे। जब चली हैदर की तलवार, हाँ, वो चलते हैं। और वही मतलब मैं तो बता भी नहीं सकता कैसे कैसे गाने चलते हैं। हिंदू खड़े होकर आराम से देखते हैं, हाँ नाच रही है बसंती, नाच और नाच नाच। हाँ, फिर थोड़ी देर में थक तुक्का निकल ही जाएगी ना, तू नाच जितना नाचना है। तो सबको पता है भाई। इसमें ना एक जो इम्पोर्टेंट चीज थी, मैं भूल ही गया वो इम्पोर्टेंट चीज, इतनी इम्पोर्टेंट थी। मतलब ये है कि हिंदू की धैर्यशीलता में इतना ज्यादा धैर्यशीलता है कि मतलब आदमी थप्पड़ मार के निकल जाए तो आराम से खड़ा देखता रहेगा, लेकिन इसको कायरता समझ लिया जाता है ना जब, तब प्रॉब्लम होती है। देखो इसमें क्या है ना कि ये कोई पहला इंसिडेंट तो है, पहला तो है नहीं। इम्पोर्टेंट बात यही थी कि पहला इंसिडेंट नहीं है। जब भी भारत का मैच हुआ है, फाइनल जीता है तो सेलिब्रेट करोगे तो इस तरीके की चीज होगी। या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच, हिस्ट्री उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो। गुजरात में 2022 की बात है, गुजरात में एक लड़का था, उसको केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वो भारत पाकिस्तान के मैच के बाद पटाखे चला रहा। यार चंद्रयान में तो हराम बता देता। मतलब आप देखो ना कि सफलताएं देखो, जब भारत को सफलता मिलती है, इनके यहाँ वो चीजें हराम हो जाती हैं। वैसे एक्चुअली इस चीज से मैं खुश रहता हूँ कि जब ये टेक्नोलॉजी को हराम बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, जो कॉन्सेप्ट है ना, आप भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया तो सेलिब्रेट करने वाले आदमी को मार दे रहे हो। नहीं भाई, वो बवासीर का खून है, इसलिए हम तो कह रहे हैं
जो टिश्यू पेपर लेके जाया करो, पहले उसे पूछ कर उसे चाहे चबाओ चाहे फ्लश करो, लेकिन इस धरती पे कम से कम उस खून को मत गिराओ। अब हमें वो और एहसान नहीं चाहिए। नहीं एहसान कहाँ, खून गिरा बेचारा, एहसान क्या है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो विन है या लन है वाले देश में जो है अभी बलूचिस्तान में हाँ, ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। मजा आ गया। और हाँ, और एडिटिंग देखी बीएलए वालों की। अरे भाई क्या आफ्टर इफेक्ट्स और फलाना पूरा लाइन लगा के, एक भाई अपना स्नाइपर है ब्रो, ये देखिए यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया इस तरह से। तो ये जो हुआ, और उसके बाद आईएसपीआर का जो प्रोपेगेंडा है, मतलब इसमें 3-4 बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है कि भारत के मीडिया वाले कितने बड़े वो तो थे ही कि आईएसपीआर वाला जो कर रहा है वही चला रहा और भारतीय सरकार कितनी बड़ी है कि वो इन लोगों को डिक्टेट तक या नॉर्मली कि भाई हमारा लाइन ये है। बिल्कुल। हमारे पास जो मीडिया में समाचार आएगा, आपको एक तो बीएलए के लोगों को आप फ्रीडम फाइटर्स बोलो, वो टेररिस्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल। बलूच टेररिस्ट, बलूच मिलिटेंट्स ये लिखे जा रहे हैं। ये बेसिक चीजें, एक तो जर्नलिज्म से उसका ह्रास हो ही चुका है, लेकिन सरकार को भी जो करना चाहिए, बाकी तुम कर नहीं पाते हो। एक दिन का बैन तुमसे इन्फोर्स हो नहीं पाता है। आई थिंक जी न्यूज ने विद्रोही बोला है। नहीं देखो, फाइटर्स वगैरह बोल दो जब भी। हाँ, बलोच फाइटर्स, बलोच विद्रोही वही बोला बोले है ना कि विद्रोही, रेबल्स बोल दो, रेबल्स। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब लार्ज पैलेस्टाइन वालों को साले हिंदुस्तानी बोलेंगे, ये विद्रोही हैं। हाँ, है ना, वो आतंकवादी नहीं है, वो ये आतंकवादी हो गए। हाँ। तो एक तो ये कि सरकार सैनिटाइज नहीं करती है। पहले तो जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ और पाकिस्तान पे इसका क्या प्रभाव है, उस पे मैं आप लोग के विचार जानना चाहूंगा, अगर है तो। जी उस पर हमारे बहुत अच्छे विचार हैं कि देखिए, मतलब बलूचों ने धैर्य रखा। उन्होंने कहा कि भैया पहले फाइनल मैच हो जाने दो, उसके बाद पेलते हैं। तो एक इधर तो खुशी थी ही थी, और उधर तो बहुत खुशी मनाई अफगानिस्तान ने, और बलूचिस्तान प्रांत के जो लोग थे ना, उन्होंने बहुत खुशी मनाई भारत के जीतने और पाकिस्तान के हारने भी मनाई थी। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ बड़ा करना है, तो उन्होंने बड़ा कर दिया, बड़ी सी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। और बता रहे कि वो, उनका तो कहना यह है कि अभी तक हमने जो इनके 30 सैनिक थे पाकिस्तानियों के, हमने वही मार दिए हैं। 30 नहीं, हाँ, उसमें पहला जो खबर आया था 400 लोग थे। 400 लोग, 400-500 बोला जा रहा है। उसमें से उन्होंने महिलाओं को, जनरल जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, बच्चों को, बूढ़ों को निकाल दिया। और जब निकाल के लोग घर आए वापस, तो पाकिस्तानी सेना ने क्लेम किया कि हमने बचाए, डर के बचा लिया। तो फिर दिखा वीडियो में, साले तुम्हारा कोई एक भी सैनिक दिख क्यों नहीं रहा है, ना गोलीबारी, मतलब कैसे लड़के बचाए कि आदमी खुद आ रहा है दौड़ दौड़ के। तुम कहाँ पे लड़ रहे थे? ऐसा नहीं था, वहाँ लन था। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि उस पे लगभग मतलब 200 पाकिस्तानी सैनिक बताए जाते हैं कि उस ट्रेन पे थे, जिसमें से एक बार में इन्होंने 50 को मारा, अगले बार फिर 50 को मारा। अच्छा। और पाकिस्तानी सेना यहां से बचाव के लिए कैसे गए पता है? ट्रेन के इंजन पे बैठ के, ट्रेन नहीं था, ट्रेन के इंजन पे बैठ के, वो भी बाहर में लटक के गई होगी, जा रहे वहां पे। और यहाँ से कॉफिन्स जो है भेजे गए। तो कॉफिन्स किसके लिए भेजे तुमने? अगर तुमने 30 जो है रेबल्स को बोल रहे हो कि मार गिराया और सबको जो है छुड़ा लिया गया, ये सारा जो आईएसपीआर बोल रहा है, तो ये बताओ ना भाई कि वो कॉफिन्स किसके लिए? और इनफैक्ट ये कैजुअलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 के 200 को मार देंगे, जो संभवतः अब तक मार दिया होगा बलोचों ने। तो 200 कॉफिन ये तैयार करके बैठे हुए थे। 100 तो इन्होंने भेजे, 200 ये क्वेटा में या कहीं पे जो लेकर के उसके फोटोग्राफ जो है वो है। तो ऐसे करके चल रहा था। तो ये जो पूरा वही है ना कि भारतीय मीडिया भी वही बकलोली जो है वो चलाई जाए। लेकिन प्लानिंग जिसने भी करी है वो बहुत मस्त करी है। मुझे तो बढ़िया, ये पूरा फिल्मी सीन था पूरा यार, जबरदस्त। मेरे को इसको तो पुलकित को विश्वास है सर ट्रेन कैसे हाईजैक हो जाएगा। तो इसने धूम प्लेन हो सकता है, धूम में इसने ऋतिक रोशन को देखा होगा। किल नहीं देखी है। ट्रेन में चोरी हो सकती है, लेकिन हाईजैक कैसे हो जाए? सर कैसे कर सकते? किल नहीं अरे आपने गदर नहीं देखी? गदर पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली सन्नी देओल ने यार। हमारा सन्नी देओल पाकिस्तान का दिमाग ना। मेरे को चाइना बहुत बढ़िया लगता है। एक ना फिल्म आपने देखी होगी 7 डेज इन तिब्बत, इसकी है, क्या नाम है इसका, ब्रैड पिट की, नहीं, हाँ ब्रैड पिट की है, ब्रैड पिट, हाँ। तो 7 डेज इन तिब्बत एक फिल्म थी, ठीक है, 97 या 98 में ऐसी आई थी कभी। अब
उस फिल्म के आने के बाद चाइना ये हो गया कि अच्छा, उसमें मतलब दलाई लामा को अच्छा दिखाया गया था, तिब्बत के साथ कितना जेनोसाइड हो रहा है वो दिखाया गया था, चाइना क्या जुल्म कर रही है वो दिखाया गया था, ठीक है। चाइना ने कहा अच्छा साला तुम हमारे साथ ऐसा करोगे। ब्रैड पिट चाइना आने से बैन। सोनी ने बनवाई थी ये फिल्म, सोनी ने जो जितने एम्प्लॉयज थे सोनी के निकलो, 1 सेकंड में निकाल दिया। डिज्नी चाइना में बैन एकदम तुरंत। और उसके बाद से आज तक 1997-98 में जब भी आई थी, उसके बाद से आज तक 2025 है, अमेरिका ने या हॉलीवुड ने एक फिल्म ऐसी नहीं बनाई है जिसमें चाइना विलन हो। वो ठीक है? साला चाइनीज वो ने इतने सारे रशिया पे बनाता है इतने सारे तो स्टूडियोज खरीद ले हॉलीवुड के। हाँ, तो वही बात है कि वो जानते हैं कि अपना नैरेटिव कैसे बेचना है। हमारी सरकार हाँ कर लो तुम्हें जो करना कर लो। जानते नहीं थे, उन्होंने समय पूर्वक इस पे सीख लिया। राइट। और ये अधिकांशतः हुआ 2008 में जब ये इनका ओलंपिक वगैरह हुआ है ना, ओलंपिक की स्टोरी को कम बेचा गया वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। वहां पर ये यूगर्स के साथ ये कर रहे हैं, वो यूगर्स के साथ, जबकि इतनी बड़ी चीजें तब तक हो नहीं रही थी। उसके बाद बोले एक साल अच्छा अब करेंगे। यूगर्स जो थे, आप देखना जरा, इस पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, एक डॉक्यूमेंट्री भी अवेलेबल है, उसमें वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें हैं। इन्होंने चाइना वालों ने ही बना के डाली है वैसे तो वो, बट स्टिल वो बिलीवेबल है कि जिस तरीके से वो चीज़ें दिखा रहे हैं। इतने नृशंस हत्याकांड, चक्कू कांड, बम ब्लास्ट, एम्बुलेंस जा रही है उसमें ब्लास्ट, इस टाइप के कांड हुए हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ पर भी उसी टाइम हो रहे थे। हमारे यहाँ पर कोई एक्शन उस समय नहीं लिया गया था। अच्छा, वहाँ उइगर्स कर रहे थे सब चीजें। यस, तब उन्होंने ये सब किया है। अभी हम बोल तो देते हैं कि ये साला ये हिटलर शाही है, ये है, वो सब चलता है, बट आप पीछे का जो वो है पृष्ठभाग जो है वो नहीं देख रहे हो, वो किस तरीके से उन्होंने वहां पर आतंकवादी घटनाएं की थी। बिल्कुल वो तो यार जहाँ रहेगा वहाँ आतंकवादी घटनाएं ही करेगा यार। वो यार बताते हैं, सिखाते हैं, वो नहीं करेगा दिक्कत हो जाएगी। और क्या, चाइना को शौक थोड़ा ही ना था, कुछ तो बात हुई होगी पहले। अब देखिए, वो बहुत तगड़ी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने वो, और वो मैंने शुरुआत में मैंने यार सीसीटीएन की थी या पता नहीं किसकी थी, मैंने कहा इन पे विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट देन मैंने उसको बार बार चीज़ें देखी तो वो बिलीवेबल लग रही थी। उसमें उन्होंने वीडियो दिखाए, और एक कांड नहीं हुआ था। हमारे यहाँ पर तो खैर रोज का काम हो गया था, बट वो हफ्ते में एक आध बार, 10 दिन में, 15 दिन में एक आध बार इस टाइप का, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत छोटी सी है। उस पॉपुलेशन ने साला इनकी नींद हराम कर दी थी। जी। तो उसके बाद ये सब हुआ है, जो जितने भी कंसंट्रेशन कैंप जिनको कहा जा रहा है, या फिर मस्जिदों को चाइनीज मॉडल में बनाया जा रहा है, तोड़ा भी जा रहा है, अरेबिक टॉयलेट बनाया हटाई जा रही है, अरेबिक कहीं पे है, या फिर कुछ नाम रखने से बैन कर दिया गया है। किताब बदल दी भाई, किताब बदल दी। तो ये सारा जो ब्रेन वॉशिंग है, ये उन्हें पता है कि किस तरीके से ठीक करना है। एक्चुअली में इलाज यही है, पर वो हमारे जैसे देश में संभव नहीं है। बस हमारा पिछवाड़ा चाहने वाले डेमोक्रेसी। ना तो वो भाई, वो हमारे जो क्या नाम है इनका, वो इतने हिट क्यों है ये फौजी, जो क्या नाम है, के मेनन, राइट, प्रताप, तो वो ब्रिगेडियर प्रताप, तो भाई इतने वायरल क्यों होते हैं, हर चौथे दिन वायरल रहते हैं। जबकि रीजन ही है, वो पूरा फिल्म बना था प्रोपेगेंडा। ये सीन वही चलता है, लेकिन भाई सीन वही चलता है। हाँ, तो प्रोपेगेंडा बनाओ पर अच्छे एक्टर मत लो फिर। और उसके सामने राहुल बोस को खड़ा मत करो। तो चाइना को आता है भाई साहब कैसे हैंडल करना, आपको नैरेटिव सेट करना नहीं आता है, पहली बात तो ये है। और दूसरा, फिर आप ये भी आपके ऊपर थोप दिया जाता है कि आप मीडिया को कंट्रोल कर रहे हो। साला मीडिया आपकी सुन नहीं रहा है कुछ भी, आपके स्टांस को झेल, बस हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि हाँ मोदी जी कर देते हैं थोड़ा बहुत, पर इसके अलावा आपका कौन सा स्टैंड उन्होंने ले लिया, या वो कंट्रोल इस तरीके से कर रहे हैं कि मोदी जी हो बस। हाँ, वो कंट्रोलिंग ही इस तरीके की है। उनको भी ये लग रहा है ना कि यार मोदी जी कह के फिर नीचे में कुछ भी करते, कुछ भी करते रहो, क्योंकि मोदी जी कहना उनके बिजनेस इंटरेस्ट को साधता है। क्योंकि मोदी जी के आसपास के लोगों को भी वही चाहिए। बिना यशस्वी लगाए उनको मजा नहीं आता। यशस्वी, तेजस्वी, ब्रह्मावतार, इस टाइप का नहीं कहोगे यदि मोदी जी को, तो फिर वो बगल वाले लोगों को टेंशन हो जाती कि अरे यार 7 दिन हो गए किसी ने यशस्वी नहीं कहा। तो तेज महसूस नहीं हो रहा है। मीडिया वाला अपना पूरा कि मोदी जी ने, और ठीक है मोदी जी जो कर रहे हैं वो बताओ, लेकिन नीचे में इस तरह से चल रहा है कि एक सिंपल सी चीज है ये। एक तो ये
सेल्फ होना चाहिए। अपने आप तुमको ये साला सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि अमेरिका वाले इराक में एक तेल का कुआं जला करके अलग अलग एंगल से कह के बोले सारे तेल के कुएं हमने जला दिए और तेल चुरा के ला रहे इधर। अपने आप। वह सारी मीडिया वही बात मान रही है जो व्हाइट हाउस का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में सारी मीडिया वही बोलेगी जो उनका ISPR कर रहा है, लेकिन भारत में सारी मीडिया वही मानेगी जो पाकिस्तान का ISPR कर रहा है। तो ये तो है कि हम दोनों तो एक ही मुल्क थे, दोनों भाई थे जो बिछड़ गए। सेम टू सेम चल रहा है, देख लो। आज आप बिना बात सद्दाम हुसैन को मार के आ जाते हो और नैरेटिव बना देते हो कि वो डिक्टेटर था। भाई ऐसा, ये सिर्फ देखो चाइना का एग्जांपल नया है, और वेस्ट तो ये 100 साल से कर रहा है मामला, ये नैरेटिव सेटिंग का जो, ठीक है। बट एक और बहुत तगड़ा एग्जांपल, एक छोटा सा देश करता है इस काम को, कतर, जो अल जजीरा चलाता है ना, अल जजीरा के माध्यम से किस तरीके से साला पूरे। अल जजीरा बेसिकली क्या करता है, देयर शुड बी डेमोक्रेसी इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड Except नॉट इन कतर। और साला इतना चालाक है, अगर इजरायलियों की बात करनी है ना, इजरायलियों की बुराई करवानी है तो यहूदी फेस को लेके आएंगे। इंडियंस की बुराई करनी है हिंदू को लेके, तो हिंदू को ले आएंगे, या फिर एक इंडियन को ले आएंगे, जैसे मेहंदी हसन हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे पकड़ के लेके आते हैं साले, इतना मतलब शार्प नैरेटिव बिल्ड करते हैं। एक बात देखिए आपने, अभी जो सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले ना हम ही सब लोगों ने एक बात बोली थी कि ना, ये भाजपा वाले में और RSS के जितने भी हैं ये बोलते थे कि अरे यार सरकार भले ही हमारी हो लेकिन सिस्टम तो नहीं का है। एक बार पेल नहीं दिया था इनको, मतलब कब तक ये करते रहोगे, 10 साल तुम्हारा हो गया, सिस्टम कब बनाओगे। उसके बाद बोला इन्होंने कोई से ने भी, आज तक वो मीम नहीं आया भाई साहब। तो भाई वो हमें भी थोड़ा सा उस तरीके से बात करनी पड़ेगी कि भाई ठीक है तुम तीसरी बार आगे हो लेकिन तमीज से भी काम करो, ये नहीं चल सकता हमेशा के लिए। वो सरकार अच्छे से चला रहे हैं पर सिस्टम उनकी उन पे बनाए नहीं, मतलब उनका सिस्टम नहीं बनाना तो क्या सरकार चला रहे हो। अरे उनकी प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, सही बात। बस जिस दिन तुम जाओगे उस दिन फिर सब आपके गुड़ गोबर हो जाएगा। भाषण में तो है कि हम साला जॉर्ज सोरोस को उसी की भाषा में जवाब देंगे, संसद में खड़े होके बोल रहे हो बस यहाँ। एक ही दिन हो गया, हो गया। पर आप जवाब कैसे दोगे भाई, ये भी तो निर्धारित करो ना। नहीं बस संसद में बोल दिया, अब उसको वायरल करो। बस 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 तुम लगाओ ना, उसको वायरल करो, रील्स वायरल करो, हो गया। जॉर्ज सोरोस तुम्हारे पे चैनल देखता है। हमारे तरफ के ये जो कुछ ट्विटर हैंडल है ना, जो वो VIP लाल वाली लाइट लगा करके ब्रेकिंग लिखते हैं, साले सब ऐसे पगलाए हुए हैं। कोई भी बात निर्मला सीतारमन ने चमड़ी उधेड़ दी, तमिलनाडु की क्या बेल्ट एंड रॉड ट्रीटमेंट मिल रहा है। रोड ट्रीटमेंट बोले यार हर चीज में कोई भी चीज हो, निर्मला ने बोला ठीक है। उसके बाद अमित शाह जो ये बिल लेकर के आ रहे हैं, अमित शाह पे NRC पे कोई नहीं पूछ रहा है कि CA का क्या किया, लागू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आगे क्या मतलब प्रोग्राम है इसमें। अब तो भैया ये बिल पास हुआ और 6 के 6 करोड़ नहीं, अरे ऐसे देखो गॉन्टलेट पहना अमित शाह जी ने, ऐसे किया भैया, धूल मिट्टी बन रहा है पूरा स्क्रीन पे। भाई बना सकते हो इफेक्ट धूल मिट्टी वाला ऐसे करके है, वो ग्लव्स पहना देना, लेकिन पहले वो ग्लव्स पहना देना, मुझे उड़ा देना। लोग शहंशाह कहते हैं। अरे यार, तो ये अलग मतलब उसमें लोड लिए हुए आदमी प्रसन्न है, सब चंगा। और थोड़ी देर में कोई पेल देगा तो क्या कहेगा सिस्टम उनका है। क्या करे, सिस्टम उनका। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट यहाँ पे नैरेटिव बनाने के लिए बलूचिस्तान को लेकर के वहाँ पे जो एक्चुअल में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं उस पे कोई चर्चा नहीं, उस पे बनाओ भाई, बात करो। इनको पता ही नहीं कि वहाँ पे हो क्या बोला नैरेटिव बनाने के लिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। राइट, मैंने कोई चर्चा नहीं। इंटरव्यू किया था नायला कादरी बलूच का, PM इन एग्जाइल, और इनफैक्ट मुझे भी उससे पहले नहीं पता था कि बलूचिस्तान में इस लेवल पे ये सब हो रहा है यार। ऑर्गन ट्रेड होता है वहां के लोगों के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। 50,000 लोग गायब हैं, वो कहाँ गए किसी को नहीं पता है। न्यूक्लियर टेस्टिंग जोन बनाया हुआ वहां पे, जिसके कारण जेनेटिक म्यूटेशन हो गया और जो विकृत जो है बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं वहां पे। इन सारी बातों को लेकर के इंडिया में जो नैरेटिव बनना चाहिए था वो है कि मोदी जी ने एक बार बोल दिया लाल किले 2016 में, ये ऑल इंडिया रेडियो बलूचिस्तान है, और उसके बाद वो रेडियो फूट गया। वो रेडियो गया, उसके बाद वो रेडियो बेचना बंद कर दिया मोदी जी ने। वो रेडियो कहाँ है, नहीं है किसी को। तो भाई रेडियो में जो बजना था बलूच नैरेटिव,
अभी तो सही टाइम है, अभी कम से कम बताओ लोगों को, चर्चा तो इसमें ना थोड़ा सा मतलब अगर हम बलूचिस्तान के बारे में जाने तो वो क्या है ना, बेसिकली बलूचिस्तान पाकिस्तान का कुछ 44% हिस्सा है। हाँ, बहुत बड़ा हिस्सा है और जनसंख्या भी कम, जनसंख्या बहुत कम है। इतने 44% Density नहीं है इतनी। डेंसिटी है कुछ पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 8-9%, 10% के आसपास है मेरे ख्याल से, या एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, पर बहुत कम है। ठीक है, अब जो बलूचिस्तान था वो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था स्टार्टिंग से। नेहरू जी ने उसमें मरवाई है। इंडिपेंडेंट नेशन बनना नेहरू चाहता जी था। लेजेंड है। हाँ, मतलब साला, मतलब हम कश्मीर देना नहीं चाहते थे, लो। तो तुम ले लो। वो जुड़ना नहीं चाहता था, जुड़। और ये जुड़ना चाहते थे, मत जुड़। तुम मत जुड़ो। नहीं ऐसा तो नेहरू जी ने कई जगह पे किया है, कई जगहों पे। तो मतलब अब नाम, उन जगहों का नाम बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ये तो ऐसा बहुत क्या है ना, जगहों पे दिमाग किया में रहता था लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। है। मैं स्टेटमेंट बनूंगा। अभी मेरे को स्टेटमेंट बनाओ ना। नहीं स्टेटमेंट बनूंगा। मेरे को सब आता है। ये वो वाला रहता था भाई हिसाब साहब। उसका। तो चलो, कमाल आदमी था। तो बलूचिस्तान का जो वो था, मतलब वो खान मेरे था, टाइप का लेटेंट था। बलूचिस्तान का जो खान था ना, उसने कहा कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं। जिन्ना ने भी कह दिया हाँ ठीक है बन जाओ, नेहरू ने भी कह दिया हाँ ठीक है बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन्ना को तो पता था कि भाई एक बार पाकिस्तान मिला, उसके बाद इनको तो हम पेल पाल के अपने यहाँ, तो जैसे ही उसको मौका मिला उसने इसके ऊपर वॉर छेड़ दी और उठा के ले आए थे हाँ। इसको और जबरदस्ती साइन करवाए हैं। हाँ, खान ऑफ कलात उसको उठा के लिया और कहा अब इतना आर्मी वार्मी खड़ी है बेटा साइन करो, तो करो, नहीं तो इन्होंने 1948 से लेके और अभी तक बहुत सारी वॉर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ी। 1948 में ही शुरू कर दी थी इन्होंने वॉर लड़नी इनसे। कभी जिसने भी थोड़ा बोला उसको फांसी दे दी, या वो कहाँ गायब हो गया कुछ नहीं पता। तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई पहले दिन से है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी शुरू अभी हुआ है। उसमें क्या था कि 1947 अलग people है करीब 20-25-30 साल क्या था कि 47 के बाद बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े नेता वो निकल रहे थे। पर क्या था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी ना, पाकिस्तान में भी इकोनॉमी है, अरे यार उस टाइम तो बहुत अच्छी थी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से बेटर करती थी बहुत उस अच्छी समय। थी। 70s तक हाँ। बहुत अच्छा 2008 तक 2008 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से 2008 बेटर थी। तक एक भी ईयर ऐसा नहीं है जब भारत की इकोनॉमी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सीड किया हो। 2008 तक सोच के देखिए कैसे ये देश चला होगा, ये सोच के देखिए भाई। पता है भाई, साला पाकिस्तान बच्चे थे उस टाइम में, पता है। तो वो 20-25-30 साल इन्होंने किसी तरीके से ठीक ठाक निकाल लिए बिना किसी बड़े उपद्रव के। बट उसके बाद से अब ये जैसे ही सन 2000 के बाद से तो ये BLA वगैरह की फॉर्मेशन हुई है, तब से लेकर वहां पर उपद्रव की इतनी स्थिति है कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि वो संसद में खड़े होकर वहां का एक MP बोल रहा है कि भैया पुलिस वाले ऑलरेडी निकल चुके थे, अब वहां पे आर्मी भी नहीं 7-8 है, जिले नियंत्रण से बाहर है हाँ उनके। जी, हाँ जी। कभी भी एक दिन लगेगा आजादी डिक्लेयर करने में और गेम ओवर है। जिस दिन अजीत और भैया कर लगभग देंगे। उन्होंने उस दिन कह दिया, BLA वालों ने कल ही स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। चीनियों को मारने के लिए हम लोग जो है स्पेशल यूनिट्स बना रहे हैं, तो चीन को तो बोला CPEC लेके तुम जाओ निकल लो। और वहाँ एरिया और डेंसिटी जो है वो 42-43 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। जी जी जी, 42-43 एक स्क्वायर किलोमीटर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। 1.5 करोड़ की आबादी है लगभग। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये पूरा एरिया कंट्रोल करते हैं। और अभी मुझे लगता है 6 महीने साल भर पहले इन्होंने पाकिस्तान सेना के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को मारा था, कर्नल लेवल के और ब्रिगेडियर लेवल के लोगों को बंधक बना के ऐसे ही मारा था। जी जी। और ये घटनाएं लगातार इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। पिछले साल इंक्लूडिंग ये जो रेल, ये जो ETB भी मिल गया ना इनके साथ में। ये जो रेल इन्होंने वो कर लिया, अभी अगवा करी है ना, वो सेम ही रेल इन्होंने पिछले साल भी अगवा करी थी। बहुत ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं है कि पिछले साल भी ये कर चुके हैं सेम काम। अच्छा एक फिर पाकिस्तानी सेना के दाद देनी चाहिए भाई। भाई देनी तो पड़ेगी। एक चीज और भी है जो आप दाद खा कल्चरल से भी देना पड़ेगा इनके भाई। मेडल्स कहाँ से आते हैं जो लगा के रखते हैं? अरे वो कब मिले इन्हें?
वो कोई वॉर तो जीती नहीं, मेडल क्यों है? अब प्रिंटर तो है ना भाई, मेडल नहीं है, तो ये क्या बात थी यार? जो आप कह रहे थे ना कल्चरल डिफरेंस, वो इसलिए है क्योंकि उनका जो कल्चर है वो एकदम डिफरेंट है, और पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो राज करते हैं वो है सिर्फ ये पंजाब एरिया के। तो इन्होंने अपने लोगों को ही हर जगह जॉब दी है, अपने आप पे ही इन्होंने हर जगह का लैंड डिस्ट्रीब्यूट करा है, और पूरा इकोनॉमी को भी यही होल्ड करते हैं। वहां तो लगते कुछ जाने भी नहीं देते थे। इस वजह से ये उस टाइम से भी लोग कहते थे कि भाई देखो हमारे कल्चर अलग हैं। भाई देखो यूपी उत्तराखंड क्यों अलग हो गए थे? इसीलिए तो हो गए थे क्योंकि कल्चर अलग अलग था। बल्कि वो तो देहरादून तक लेना भी नहीं चाहते थे क्योंकि मतलब प्लेन है, इनका कल्चर तो यूपी वालों से मिलता है, आज भी वहां कहते हैं लोग। तो भाई बलूचिस्तान वाले आप लोग बोले योगी जी को नहीं, हम तो बुलडोजर लेके देहरादून मिला ले अपने। हम तो कहते हैं, मैंने कहा एक लाइन खींच दो, हम तो कह रहे हैं भाई हमारे में ज्यादा अच्छा है। तो वही चीज उनके साथ में भी झगड़ा है। नहीं, इसमें क्या है ना, बलूचिस्तान बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है और वाई पाकिस्तान वांटेड बलूचिस्तान, लेकिन और वो जो तब नेहरू अलग ने हो सकता बहुत है। बड़ी गलती करी, वो क्या, किस लिए सबसे बड़ी गलती थी? वो तो भारत के साथ आना चाहता था। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना। उसमें बेसिकली क्या था ना कि बलूचिस्तान में गोल्ड माइंस, पूरे विश्व में सबसे तगड़े गोल्ड माइंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। केजीएफ बन जाएगी वहां तो केजीएफ 3। हाँ, बीजीएफ हो जाएगा ना, बलूचिस्तान गोल्ड। कॉपर और भी इस तरीके की जो खदान है भरा पड़ा है, पूरे नेचुरल रिसोर्सेज से बलूचिस्तान भरा पड़ा है। और यही कारण था जमीन ले लो वहां से कि जिन्ना जो है वो बलूचिस्तान को चाहता था कि ये आ जाए, इकोनॉमी हम इससे चला लेंगे। बलूचिस्तान उसे सौरे को पता था जमीन में क्या गड़ा पड़ा है वहां से। हाँ, अब बलूचिस्तान के लोगों को साला इसने, जिन्ना इंटेलिजेंट था। हाँ नहीं, जिन्ना तो बहुत इंटेलिजेंट था। जिन्ना जब सेक्युलर था तब उसको होना चाहिए था, और जब उसको कट्टर मुसलमान होना चाहिए था तो कट्टर मुसलमान हो गया। तो उसने जैसे जैसे पॉलिटिक्स बदली है, उसके शेड्स देखो आप, बहुत गजब के शेड्स हैं। सुअर खाना छोड़ा था कि नहीं? नहीं, इसीलिए इंटेलिजेंट था। वो नहीं छोड़ा था। नहीं ना, कायदे आजम बन गया वो सुअर भाई खा खा के। मुसलमान भी नहीं था, वो बेकार की बात है। सुअर ही कायदे आजम। उसको खुद को उर्दू बोलनी नहीं आती थी, फिर भी उसने उर्दू इंपोज कर दी पूरे पाकिस्तान पे। सोचो, पंजाबी अब गुजराती आदमी था। टैलेंट तो था। गुजराती आदमी था। गुजराती तो भाई रूल कर रहे हैं। वो तो कर दे। पंजाब में पंजाबियों को उदरू बुलवा रहा है, उनसे बोली नहीं जा रही है। उनसे ना उधरू बोली जा रही, ना पंजाबी, और अंग्रेजी की तो ऐसी लन हो गया। बस वो बोल ही ना पा रहे आज। उनका सबसे अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला शोएब अख्तर। अरे नहीं, ये बीएलए का कमांडर था कोई एक, जो वो क्या अंग्रेजी बोल रहा है यार, वो तो भाई पूरी पाकिस्तान की अंग्रेजी भाई उसी बंदे ने सीख रखी है। आके बैठा हुआ है। तो वो कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये अंग्रेजी बोलने में तो अलग कर दो, क्या हो गया, सेपरेट करो। तो गेम वहां पे बलूचिस्तान में ऊपर से क्या है ना, इट्स जो बफर स्टेट है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पूरे वैश्विक स्तर पे क्या थी कि ये बफर स्टेट है एक, और रूस की तरफ और वो उसके अफगानिस्तान की तरफ और वो उस टाइप से बफर स्टेट की तरह हम, अमेरिका ने कभी सोचा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ग्वादर पोर्ट यही है। ग्वादर पोर्ट उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बफर स्टेट के रूप में आप ये जो ग्वादर पोर्ट है, ये सबसे जो बलूचिस्तान का एरिया है सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है बफर स्टेट के रूप में। और उसमें ये ग्वादर पोर्ट वगैरह, अब वो साला आपसे अलग होना चाह रहे हो तो पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस इसके बाद बचती नहीं है, मान के चलिए नहीं बचेगी। उनके पास गधी है, बेचेंगे चीज, बेच देंगे। अपनी बेटी तो बेच ही रहे हैं। हाँ, ऐसे टाइम मैं वही तो में कह रहा हूं, तो बच्चे बेच रहे हैं भाई। वो ऐसे टाइम में ना, बच्चे अगर नहीं, बेटियां भी बेच रहे हैं। बेटियां जिसके घर ऐसे जो टाइम में अगर स्ट्रांगली भारत खड़ा हो जाए ना उसके साथ में, तो उस काम को कर देते। 2014 में जब मोदी जी आए ना, उस टाइम पे देखो, आप देखो बलूचिस्तानियों के जितने आंदोलन हैं उनमें सबसे पहले कि मोदी जी सपोर्ट अस, है ना, मोदी जी आए हैं तो कुछ करेंगे। 19 में बेचारों ने, उन्होंने बहुत बार कहा कि भाई मोदी जी आएंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल में उन्होंने, मैं कह रहा हूं, उन्होंने अपने देश के बारे में ऐसा ढंग का कुछ नहीं करा है कि देखो तो तुम्हारे बारे में तो करेंगे क्या। हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। हाँ, ये भी है। पर्दे के पीछे क्या होता है क्या नहीं होता, वो बोल के थोड़ी कोई मनमोहन सिंह ने और डिजास्टर, आप अजीत भैया का नाम ले रहे हो? सुनो अजीत भैया ने करवा दिया ये सारा काम। डिजास्टर्स स्टेटमेंट थी, और मनमोहन सिंह ने बोल दिया था ये, और आज तक पाकिस्तान की मीडिया जो है वो उसको भुनाती है। मनमोहन सिंह ने बोल दिया था कि हम बलूचिस्तान में बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं, हाँ, है ना। अब वो पाकिस्तान की मीडिया कहती है कि तुम हमारे यहाँ पे टेररिज्म करवा रहे हो। बलूचिस्तान जो टेररिज्म कर रहा है, जो भी टेररिज्म हो रहा है वो तो इंडिया करवा रहा है। वो तो ये स्टेटमेंट को यूएन तक में बोलते हैं फिर। तो ये डिजास्टर्स स्टेटमेंट है, सबके सामने खुले में बोलो, जो हो रहा होगा अंदर खाते हो रहा होगा, नहीं, उसका बोलना भी नहीं चाहिए उसके वो बारे में। अब
जिनको ये जियो पॉलिटिक्स की समझ है उनको भी समझ में आ रहा होगा तालिबान को इंडिया ने इतना जल्दी क्यों रिकॉग्नाइज किया, उससे संबंध क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि उससे पहले भी जब करजई और ये लोग का शासन था तो भारत तालिबान के ही दूतावास के थ्रू जो है बलोच एरिया में जो है वो अपना जो भी उनको जो है समाज सेवा कार्य जो होता है वो सब करने के लिए, तो उधर से वो फंड वंड जो है समाज मतलब पानी पीने को नहीं मिल रहा है लोगों को, तो उस तरह से फंड वंड देते थे। तो अभी भी देखिए उनके पास कितनी बढ़िया बढ़िया गन है, बैठे बैठे साला ट्रेन या हाईजैक कर ले रहे हैं स्नाइपर लेके, तो है ना। मैं क्या भाई 3 टीम है ये BLA की, 3 टीम्स हैं। एक टीम है जो पूरा जिहादी मोड में काम करती है, मतलब अपने आप पे बम बम फोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, सुसाइड बॉम्बर्स वगैरह हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी टीम है जो गुरिल्ला वॉरफेयर करती है पहाड़ों के ऊपर, और तीसरी टीम है जो प्लानिंग करती है, जैसे इनकी ये ISI हो गई, उस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन और सारा उसको चलाती है, और साथ साथ ये करती है कि इसका असैसिनेशन कैसे प्लान करना है, ये काम कैसे करना, पूरी प्लानिंग। एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत के शत्रु पूरी दुनिया में मारे गए हैं बहुत बड़ी संख्या में, वो अननोन गनमैन और ये, तो अब पीछे खाते क्या हो रहा है, अरे भी तो कोई मतलब नहीं, हमारे शत्रु मारे जा रहे हैं, हमें इस वो सरबजीत को जिसने पकड़ा वो भी तो मारा गया, बहुत बड़ी संख्या में मरे हैं भाई। खालिस्तानी तो ये भी है, मक्केश्वर महादेव पे गंगाजल किसी ने डाल दिया हमारे शंकराचार्य जी महाराज सब बताते रहते हैं बीच में कि वहाँ पे है, तो मुसलमान जब जाते हैं तो वहाँ से शिवलिंग ही तो लेके आते हैं, और हर मुसलमान 5-5 शिवलिंग लाता है घर में, शिवलिंग की ही पूजा करते हैं, वो बताते नहीं है। गंगा जल भी है उसको आबे जमजम बता के तो वो है इनका, तो ठीक है। चलिए अब अगले विषय पे चलते हैं, जो एक बिल आ रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, और उसके जो प्रावधान है कुछ कुछ की, अब आपको बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इंडिविजुअल पे, स्टेट पे नहीं है, कि हम बोल रहे हैं आप भारतीय नहीं है तो भारत सरकार को प्रूव नहीं करना या असम सरकार को प्रूव नहीं करना है, अब तुम्हें प्रूव करना है कि तुम भारतीय हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको इस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, कि CAA भी आया, उस पर इतना बवाल हुआ, उसके बाद फिर NRC आया। NRC है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कि हमारे यहाँ के कितने लोग हैं, और NPR है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये सारा कुछ जो है वो ऑलरेडी जब है, तो फिर एक ये नया कानून केवल मतलब इस संदर्भ में है कि वो सारे कानून आइडेंटिफिकेशन ड्राइव है, ये जो है उस आइडेंटिफिकेशन का परिणाम क्या होगा, मतलब बांग्लादेशी इतने हैं, अवैध रोहिंग्या इतने हैं, उनके साथ क्या करना है उनके साथ और कैसे करना है, इसको लेकर के है। क्या ये भी एक जिसे जो है जुमला, देखो दिल्ली मतलब मैं इलेक्शन उस से शब्द पहले का प्रयोग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मैं भी लेजर लाइट निकाल के राज्यसभा जाऊं। अरे आपकी लेजर लाइट निकली हुई है, तभी भाप जमी हुई है शीशे के ऊपर है, हाँ बार बार जम रही है, वो लेजर की वजह से तो गर्मी की वजह से तो निकलती है। हाई गर्मी। ऐसा है जी, दिल्ली के इलेक्शन से पहले वक्फ बोर्ड वाला आया था, हाँ, पूरा सोशल मीडिया भर गया था। दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र महाराष्ट्र के है ना, वक्फ का आया था। अब उसमें बहुत मतलब कि मास्टर स्ट्रोक है, वक़्फ़ आप ऐसे बोलते हैं जैसे कफ ही कफ उसमें भरा हुआ है। बोले 27 नियम जानबूझ कर डाले हैं ताकि जब वो कमेटी में जाएगी तो 8 नियम बाहर निकल आएंगे, और वो 8 जानबूझ के एक्स्ट्रा डाले गए हैं ताकि उनके निकलने से भी कोई फर्क ना पड़े। ये मास्टर स्ट्रोक चाणक्य नीति अलाना पीलीट। अब आप बताओ कहाँ है भाई, ये तो ये बात होगी। हमने अजीत जी से पूछा कि भाई आज खाने में क्या है, तो अजीत जी ने कहा आज ये है, और घंटा भर हो गया वही बता रहे हैं बस। और 1 घंटे बाद कहा कि बोला अब तो टाइम हो गया थाली कटने का, अब चलो जाओ, चलो भाई नमस्ते, बंदा को पकौड़े खाइए। ये अच्छा कैमरे में दिखा दिया आपने। मतलब वो बात हुई कि मेन्यू में बहुत कुछ है। पकौड़ों की खासियत क्या है पता है आपको? जी ये पकौड़े भारत सरकार के एक मंत्री के क्या कहते हैं बगीचे से आए, 100% नेचुरल, कोई खाद नहीं, फलाना ढिमका कुछ नहीं जी। तो इसकी खासियत है आप मंत्री जी के बगीचे के पकोड़े खा रहे हैं। अरे वाह, अजीत जी मतलब ऐसे ही नहीं, ऐसे ही देखा अजीत। मैं तो पहले कह रहा था उनको बलूचिस्तान से टिकट चाहिए, इसलिए वो बलूचिस्तान के विषय को 1 घंटा लेकर बैठे रहे, बिल्कुल, ताकि हम कुछ ऐसा प्लान बता सकें कि बलूचिस्तान आजाद हो। ये वहां जाएगा प्लॉट ही प्लॉट ले, है ना, एक वहां का ऑफिस बनेगा, उस पर लिखा जाएगा प्लॉट ही प्लॉट, है ना, प्लॉट ही प्लॉट, विला ही विला, फ्लैट ही फ्लैट,
है ना। तकिए ही तकिए, गद्दे ही गद्दे ही गद्दे, गद्दे। चादरे ही चादरे, नहीं वहां गर्मी बहुत होते, कूलर भी बहुत चल कूलरे ही कूलरे। हाँ तो अब ये है कि भाई चाहे आप नियम कितने ले आओ, आप जब से आए हो तब से बिल तो पास हो रहे हैं। अब तक आपने कुछ कर धरा है भाई। सीए था, उस पर दोबारा कुछ आया, एनआरसी पे कुछ आया, एनपीआर। मतलब आप ये देखो कि 2021 में जो जनगणना हो चुकी होनी चाहिए थी, 21 में होनी थी, कब होनी थी? हाँ हाँ, 21 में रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए 22 था। तक आ जाता है। हाँ 22 तक आ जाता, 23 चला गया, 24 चला गया, 25 हाँ, 2 साल चलो कोविड का मान लेते हैं, मान कि लेते ऊपर हैं। नीचे हो गया। हाँ नहीं, कोविड भी 21 तक खत्म हो चुका था, उस टाइम पे कुछ बचा नहीं। अरे 2 साल डिस्टर्ब हुआ ना, तो वो 2 साल ऐड तो 21 में करोगे कर कहीं। 21 में शुरू कर दिया, 22 में रिजल्ट आ गया, 25 में मुझे लगता है अब आ जाना चाहिए सेंसस। तो 27 के इलेक्शन से पहले आएगा, जब पता नहीं, मैं मतलब लॉजिकली बोल रहा हूँ, नहीं, आप कहाँ तो स्टार्ट हुआ है? sarcastically बोल रहे हैं। आया ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं हुई है। नहीं, सेंसस हो चुका है भाई साहब, आप कहाँ हो? नहीं, हमारे तो घर कोई रजिस्टर लेके नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 2018-19 में आ चुके हैं। फाइनल जो कंपाइलेशन का जो काम होता है, या आपका कुछ बालक पैदा हो गए तो नहीं, हाँ, ये बात तो है। हाँ, हमारे वाले अब 2031 में आएंगे ना, जो पैदा हुआ अभी। भाई मेरे ख्याल से 18 वाला तो ये अभी 18 वाला देंगे अब, या दोबारा कराएंगे? नहीं, अरे यार, सब ये लगभग 5-7 साल का प्रोसेस होता है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। उनका इतना बड़ा फाइल होता है, आपने देखा 18-20 कॉलम होते हैं उसमें, हर गांव की चौहद्दी बनती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और टीचर लोग ये करते हैं काम। तो वो हमारे यहाँ पे हमारे आपके 18 यहाँ में गाय कितनी है, गाड़ी कितनी है, कौन कौन सी भाषा आपको आती है, एजुकेशनल लेवल, ये बहुत घर में किस time प्रकार का टॉयलेट है, सब ये वेस्टर्न है, हमने इंडियन तो किया सब है। चीज़। हाँ आप तो रोज सुबह करते हमारी हो। मम्मी जाती थी, हाँ, तो वो लाते और होंगे हम साथ, डेटा। हम साथ में आपके लगते यहाँ थे। 18 में आया कोई? भाई मेरे को अब तो याद नहीं। पिछले 10 साल में आया होगा, आया होगा। या हो सकता है। देखिए 21 में जो सेंसस आना चाहिए ना, वो 23 तक में आता है। 2 साल उस पूरे डेटा का मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन तैयार करने में, और सरकारी काम है उसमें लगता है। तो 23 को आप फिर 2 साल आप जोड़ लीजिए, 25 अब आ जाना चाहिए। चलो आ जाएगा। अब हाँ, अब आ मान जाना लो चाहिए। सीए का, एनआरसी का, उस एनपीआर पर मैं का, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ सरकार को। नहीं, अब ये दूसरा ले आए, कफ बोर्ड का, उसके अलावा जितने भी वक्फ बोर्ड निकाले का मेरे हैं को लगता है कि भाई, ये ये तो जेपीसी से क्लियर तो हो गया है ना। हाँ, वहाँ से हो गया, हो गया। आगे आगे तो अब लागू ही बोर्ड होएगा। पे धीरे धीरे जो भी चल रहा है इसमें जो है ना, आपको सिर्फ मेन्यू दिया जाएगा, एक से बढ़कर एक, लजीज, स्वादिष्ट, मसालेदार, तीखा, मेरा- मीठा, है ना। मेरा जो लेकिन प्रॉब्लम है ना, लेकिन इसमें- वो गोलगप्पा आपके मुंह में जाएगा नहीं। 10-11 वो जा साल भी हो नहीं चुके सकता हैं भाई, वो पता है क्या रीजन 10-11 साल हो चुके हैं, हमें एक गोलगप्पा आज तक चखने को नहीं मिला। हमें बस ये पता लगा है अरे ये चल तरह तरह यार, के पानी है। अभी आप भाई ने गोलगप्पे ही खिलाते प्रोमो मटेरियल दे दिया भाई, मार्क कर लेना। ठीक है, जो अब बोलने नहीं दिया गया लेकिन मुझे बीच अब में। बीएसएफ वाले जो हैं वो तो बोल देते, बीएसएफ का कोई, बीएसएफ वाले नहीं बोलूंगा, बीएसएफ के किसी रिटायर्ड ऑफिसर की ने ये बोला कि भाई 6 करोड़ इस देश में बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, ये बोला। उससे पहले भारत की संसद में कई नहीं होगा। बोला गया, मैं आपको सिर्फ रिपोर्टेड बता रहा हूँ, 2-2 करोड़ तो भारत की संसद में 2 रिपोर्ट करोड़ किरेन रिजिजू ने बोला, और लोगों को ये लगता है ये 2 करोड़ अभी आए, नहीं, 1971 के बाद जी से। जी जी बिल्कुल समझे, तो वो पूरा डेटा तो और पैदा हो जाए बहुत मर गए होंगे। तो पॉइंट यहाँ पैदा पर भी तो सिर्फ हुए। ये आता है कि इतनी बड़ी संख्या जब है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब ये ज्योति बसु 78 में बना है सीएम, उसने 91 में अपनी जो इनकी मैगजीन होती थी, इनकी चलती थी मैगजीन लेफ्टिस्टों की, उसमें इसने लिखा, एक बहुत बड़ी संख्या लिखी थी इसने कि इतने बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं। 10 लाख के आसपास लिखा था। बड़ी संख्या थी वो, इससे ज्यादा ही बड़ी थी कुछ, तो उसने ही लिखी थी। उसके बाद से आप देख लीजिए कितना, ये कितने लोग घुसे हैं, कितने लोग नहीं घुसे हैं, कितने लोगों ने राशन कार्ड बनवा लिए, ये बनवा लिए। पॉइंट ये है कि आप एक नया कानून लेकर तो आ रहे हो, क्या वो कानून इन लोगों पर एप्लीकेबल होगा? पहला पॉइंट। दूसरी चीज, चलो आपने जो भाई ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय कुछ कानून बने थे, जो कि फॉरेनर्स एक्ट हो गया, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, 1920 का या भी फिर एक पासपोर्ट एक्ट है 1920 4 का। एक्ट है। हाँ, हाँ, तो ये इनको आपने, वो पुराने लॉज हैं उनको आपने मिलाकर एक कानून बना दिया है, उनको आपने हटा दिया, वो पुराना हो गया। चलो ठीक है, ग्रेट। सिर्फ प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है कि क्या जो ये एनआरसी, एनपीआर और ये जितनी भी
लसन आपने कर रखा है, Abbreviation ये जो है। हाँ ये सब इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अब ये ट्रम्प ने करके दिखाया है, बड़ी संख्या में लोग उसने निकाले हैं। तो पॉइंट और ये आपके है, के साथ ही पॉइंट पता है क्या है? बैठते ही एक और बहुत बड़ी बात है इसमें, मैं एक्चुअली मैं दोनों तरीके से सोच के देख लेता हूँ, तो उस लिए बात बता रहा हूँ। वो ट्रम्प है, मतलब 20 ट्रिलियन डॉलर से बड़ी की इकोनॉमी है। भारत जिस दिन 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगा, उस दिन शायद इस प्रकार के जो हम बोलते रहते हैं ना, ओ जॉर्ज लाला, सोरोस और ये बना नहीं वो- देने के, ये तो 5 ट्रिलियन भी जान देने के। कौन? जोड़ से यहाँ रह रही है अवैध घुसपैठिए, ये जान देंगे वहां तक। वो तो भाई देखिए उन पे ये डिपेंड, जब तक कट नहीं जाएंगे या ट्रिलियन ट्रिलियन कहीं नहीं बढ़ने की। वो उन पे डिपेंड नहीं करती भाई है। 20 ट्रिलियन- ट्रिलियन से कुछ नहीं होता। क्या कहा था आपके अदालत में? 125 करोड़ नहीं, लोग नहीं, हैं, नहीं, हम उस- प्रेशर बना सकते उसके हैं। नहीं, वो ठीक उन्होंने है, नहीं कहा था कि हम ट्रिलियन है। वो राजनेता है, वो बकैती कुछ भी पेलेगा। नहीं तो करके दिखाना भैया। फिर हमें क्या मतलब भाई, देखो मोदी की बात नहीं हो रही है, मोदी कुछ भी बोले, सरकार तो वही है। मोदी कुछ भी बोले, मोदी से हमें क्या लेना देना? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉजिक की। लॉजिक का ढका कौन मोदी के अलावा? ट्रम्प का डना अरे होगा। भाई ट्रम्प मैं वही कह रहा हूँ ना, 20 ट्रिलियन डॉलर की जिसकी इकोनॉमी है, वो कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है चाइना कर सकता है, चाइना 15 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की बड़ी इकोनॉमी है। भाई। पैसे का क्या लेन देन है इसमें? भाई बिल्कुल लेना भाई देना है। पैसे- आप म्यांमार ने करवा लिया ना अपना, वहां पर गृह युद्ध चल रहा है, वहां पर क्या चल रहा है? अच्छा बता दीजिए क्या नहीं, चल रहा है मैं वहां वो पर? कह रहा हूं। कोई भी देश जो बड़ी इकोनॉमी नहीं है, वे घुसपैठियों को निकाल उसमें रहे सिर्फ और सिर्फ गृह युद्ध हुआ है। म्यांमार वाले घुसपैठियों को निकाल रहे थे। तो गृह युद्ध हुआ ना वहां पे, नहीं, अब क्या बाहर हाल वाले है देश का? अपने वालों को निकाल रहे थे ना। हम यदि बाहरी घुसपैठियों को भाई निकाल लेंगे साहब, तो इसमें क्या नहीं ग्रेजुएट हो नहीं सकता नहीं, है? बात यह है कि उसका इंटरप्रिटेशन दुनिया में कैसा बनाया जाएगा। इंटरप्रिटेशन और उस- जाए, आपका उससे हमें क्या अरे फर्क है? आपका हम NRC अपनी सच्चाई बताएंगे अरे ना। भैया, फिर वही बात है, उस इंटरप्रिटेशन की वजह से आपके देश से कंपनीज भागती हैं, आपके देश की मार्केट गिरती है, आपके देश की इकोनॉमी गिरती है, और फिर गृह युद्ध होते हैं। अब मुझे यूं बता दो This is the only कि point. इनके वेलफेयर के लिए जो सरकारें खर्च गलत करती है। हैं, गलत नहीं, है। फिर वही बात फिर कर रही है वही ना बात, अंकुर भाई, कर रही है तो ना। गलत है भाई। मतलब इसको सुधार की ऐसे तरफ, देखिए, सुधार की तरफ जा रहा है कोई रास्ता भी? नहीं, सुधार की तरफ नहीं जा रहे, वही तो हम वही कह मैं कह रहे रहा हैं, हूं। वही हम कह रहे हैं। पर पॉइंट यह है कि जो हम इस तरीके से कहना ना, निकाल दो उनको, निकाल दो, वो भी रास्ता नहीं है। भाई ट्रेन होने नहीं देने के ही मैं यूं बता रहा हूँ। वो ट्रिलियन इन पे डिपेंड नहीं करता। आपका भी वो समझ में आ रहा है कि इन लोग का नेचर होता है विकास के लिए जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। बना रहे हैं हम साला खोद देंगे सारा। Yes. ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि इंडिया आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, कोई भी देश आज के समय में, क्योंकि परसेप्शन का गेम जो है ना, उसके कारण आपकी इकोनॉमी प्रभावित होती है। मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हो नहीं रहा है अत्याचार, वो कर रहे हैं, लेकिन विदेश में यही बनता है। और उसके कारण क्या होता है कि वहां से मान लीजिए टेस्ला आना चाह रहे हैं या कोई भी कंपनी, कैंसिल कल्चर चला था ना 4-5 साल, उसमें कई कंपनियां ऐसी थी जिसको सोचना पड़ रहा था हम इंडिया में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। इकोनॉमी आपकी ग्रो कैसे होगी? या तो आपको तेल का कुआं मिल गया, मतलब जो मिल रहा है हमारे इधर उधर दाहिने बाएं, या तो या आप तो वो मिल बलूचिस्तान ले गया, या फिर आप जो या यूक्रेन से मिनरल डील कर लो, इस टाइप का कुछ कर लो। तो उस हिसाब से है कि, और जब आपके हाथ में पैसा रहता है ना, जब आप कहते 15 ट्रिलियन डॉलर का मतलब ये है कि आपके पास अपने बिग टेक होंगे। जैसे चीन वाला अभी एक न्यूज, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, जकरबर्ग, उसको मैंडरिन आती है थोड़ी बहुत, वो सोच रहा था कि जिनपिंग भी वही है और मैं भी वही हूं, तो मिल लूंगा, चांस इनकाउंटर इस तरह से क्रिएट किया जाएगा कि जाके। जिनपिंग ने क्या क्या पता है, ह्यूमन वॉल बना लिए, अपने चारों तरफ इतने अपने बंदे बना लिए और आई कांटेक्ट तक उससे नहीं किया, ऐसे करके निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको अपना कि मेरा QQ, मेरा वीचैट, मेरा अलीबाबा, मेरा बाइडू, मेरा अपना अलग है सिस्टम, हमें तुमसे मतलब ही नहीं। बात ही साला नहीं करनी है हमको। तो उस स्थिति में जाने के लिए, या फिर आप जो सेमीकंडक्टर का जो वावे के साथ हुआ और चीन के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध डाल दिए, जब कनाडा में उनके राजदूत और ये सब वाला कांड हुआ था, चीन ने क्या किया? चीन बैठ के रोया नहीं, चीन ने साला अपना 13 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर, 9 नैनोमीटर, और अब वो 7, 5 और 3 तक वो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट कैसे किया? पैसा है तो इन्वेस्ट कर रहा है। भाई आप बात करते मेरी- हो, मैं ये कह रहा point ही वो है। हूँ कि अगर आप प्रेशर में ही, अगर आपने प्रेशर में ही आना है, मान लो, तो ये जो 5-7 दर्जन देशों से तुमने उच्च सर्वोच्च नागरिकता सम्मान लेकर बैठे हुए हो, तो भाई वो काहे नाम का है? जब भी भाई तुम्हारे वो ऊपर प्रेशर economy बन को जाएगा, कुछ नहीं करेगा तुम्हारा ना। हर देश में दोस्त है,
तुम्हारे हर देश से अच्छे संबंध हैं, तो भाई सबको विश्वास में लेते हुए सबको विश्वास में लेते हुए कहीं तो शुरुआत करो। आप 10 साल यार कम नहीं होते हैं, वो एक बंदा वो तुम्हें ठीक बाहर नहीं है, ले जाए। आपकी बात ठीक है, वो मैं मानता हूँ। आप 10 जो साल बोल कम रहे हो नहीं ना, होगा। आप हम समझ रहे हैं, क्योंकि जो जिनको भक्तगण बोला जाता है ना, वो महामानव की छवि बना देते हैं। फ्रस्ट्रेशन होती है यार 10 साल के बाद में भी। वो होगा ही, वो फ्रस्ट्रेशन हम भी शेयर कर रहे हैं, ये भी शेयर कर रहे हैं, ये भी शेयर कर रहे हैं कि जिस तरह से छवि का निर्माण होता है, एक्चुअल में वो बात ट्रांसलेट नहीं हो पाती। लेकिन उसके ट्रांसलेट ना होने में इस छवि निर्माण का कोई हाथ नहीं है। वो प्रैक्टिकलिटी है आपकी, कि आपको कतर वाला वो क्लिप कटवा वाले कांड पे आपसे माफी मंगवा लेगा, दो बार, डोभाल से और राष्ट्र के रूप में, और वही कर रहे हैं मोदी जी, माला ऑर्डर ऑफ ताला चाबी लीजिए, ये तुरंत जो है पहन लीजिए। और उसके बाद एक होंगे, वो कहते हैं मोदी जी बीच में 1 सम्मान, 2 सम्मान, 3 सम्मान, 4 सम्मान, बड़ा सम्मान, 5 सम्मान, 6 सम्मान, 21 सम्मान मोदी जी। और नहीं, नेहरू जी के पास 2, राजीव जी तो कूल ऐसे करके 0 सम्मान, वो का ही है। तो इसके कारण क्या होता है, जो सेंसिबल लोग हैं, जो चीजों को समझते हैं, बात को, उसमें ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो भाई तुम कॉन्फिडेंस में लो ना उनको, भाई मेरे को नहीं चाहिए तेरा यार, मेरे को कॉन्फिडेंस में लेना है कि मैं बाहरी लोगों को बाहर करूंगा, मेरे देश के नागरिकों में कुछ नहीं कहूंगा। हार पहनने का मन हो तो कैसे आप हार नहीं लीजिएगा। ये तो वही बात होगी, आपकी पत्नी को आप ऑफर कर रहे हैं डायमंड सेट लीजिएगा, वो बोल देगी ना, तो ये पति पत्नी का संबंध है, पति पत्नी का नहीं है, बट ठीक है। मतलब वो फिर तो चुम्मा वाला जो फोटो दिखाते हैं वो ठीक है। कहते हैं बाहर वालों को चुम्मा देते हैं, हमारे वालों को गाली देते हैं। खैर हाँ, अब मेरा इसमें पूरा मानना यही है कि अनटिल एंड अनलेस आप एक बड़ी इकोनॉमी नहीं बनते हो, आप बड़ा स्टेप उस लेवल पे नहीं, जैसे अब चीन ने साला पाकिस्तान तक कुछ नहीं बोलता यूगर मुसलमानों के मुद्दे पे, दुनिया में कोई नहीं बोलता, 4 रिपोर्ट छप जाए से वो भी सारा वो हैंडल कर लेता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई नहीं बोलता है, और उसके रीजंस हैं, मुंह पे मारता ना, हाँ, वो कंट्रोल रखता है, पैसा ले चुप। तो भैया आपके पास ये सबसे बड़ी पावर है। अनटिल एंड अनलेस आप एक बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं बन जाते हो, आप इस टाइप के, मेरे को नहीं लगता ये साला 2 करोड़ लोग जिनको बोला जाता है वो कितने हैं इस समय, कितने होंगे, पर करोड़ों में होंगे, मुझे ऐसा लगता है। इनको कैसे डिपोर्ट किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, कैसे फेंका जाएगा, कैसे चिन्हित किया जाएगा, और ये नया कानून आने से क्या फायदा होगा, मुझे नहीं, कुछ नहीं होता। मुझे 71 में आ चुका, वो सिद्ध कर देगा कि मैं यही पैदा हुआ हूँ। नहीं, उसका भी उसका तरीका है इनके पास। अगर उनका नहीं, वो क्या होता है ना, मैं 71 के बाद भी रिकॉर्ड है, रिटर्न रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास कि कौन कौन आए थे, कैसे आए थे, तो वो सारा है। क्या होता है और ना, ये जो छिपाए गए हैं अलग अलग गाँवों में, 5% जगहों, 5% भाई क्या है, किसी का वोटर आईडी कार्ड भी बन गया मान लीजिए। अब आप अपना एग्जांपल लीजिए, आप वोट डालते हो, आपके पिताजी ने वोट डाला, आपके दादा ने वोट डाला, 3 पीढ़ियां आपके पास हैं दिखाने के लिए, तो अब सिद्ध हो जाता है वहीं से कि आप इसी देश के नागरिक हो, आप पहले से ही यही हो, गवर्नमेंट के पास ये है, ठीक है, उससे पता चल जाता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिख रहा है कि भाई ये इस व्यक्ति ने वोट डाला है, इसका बाप नहीं था, इसका दादा नहीं था, तो वो थोड़ा सा उसमें आ जाता है, 71 वाले के श्रेणी में आ जाता है। अब्दुल रहीम को पकड़ा, उसने कहा कि भाई मेरे पास तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब तेरे बाप का नाम इसमें करीम लिखा हुआ है, तो करीम के डॉक्यूमेंट्स दिखा। एक्चुअली में वो पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इनके पास डेटा है सारा। तो मान लीजिए ये कह रहे थे ना, एक आदमी से देश में पूछा जाएगा, सबके कागज देखे जाए, नहीं भैया, वो सब कुछ इनके पास है। जो चिन्हित लोग होंगे केवल उनसे, केवल वो उन्हीं से बातचीत होगी या जो भी होगा, और उसके बाद वो डी लगा दिया जाएगा, जो भी है वो तो खैर करने वाले हैं नहीं। आप तो योगेंद्र भाई, सलीम भाई के पास पहुंच के इसमें डी लिख दिया जाएगा, डी लिख तो बस मेरा, हाँ वो डी तो खैर लिख लिया इन्होंने, वो एल लिख ले। मैं एक्चुअली में बस इसी पक्ष, मैं एक्चुअली में ये बात मानता हूं कि जब तक आप $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बनोगे, तब तक सारी चीजें, वो 10 ट्रिलियन की वैल्यूएशन कम हो जाएगी। भाई नहीं, ऑनेस्टली ये बात, ये सच्चाई है, आप इसको मान के चलिए। देखो आप ना, पर इसमें ना मैं आपको अंकुर भाई ये बता देता हूं कि भारत 2030 तक भी हम करीब करीब $60 ट्रिलियन के आसपास हो सकते हैं, 6 से $7 ट्रिलियन के आसपास हो सकते हैं।
और भाई नहीं, देखो तो बाकी ये मैं भी तो है ना, ये बोल सुनता दिया आया जाएगा था 144 साल के बाद ये मुहूर्त आया है। अजीत यार, भाई घुसपैठियों को मैं तो ये निकालो। सुनता आया था कि मोदी जी आगे तो हो जाएगा, फिर आया कि राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा तो हो जाएगा, हो जाएगा। फिर कहा कि 300 आ जाए तो हो जाएगा, वो सारी फिर सुनी कहा सुनी कि बातें हैं। नहीं भाई मोदी जी थोड़ा ना हमें कहना होंगे कुछ सुनी मैं- सुनाई तो होती है सब, हाँ, वो सोशल मीडिया पे तो होता है हाँ, सारा वो- कुछ वही मैं कह रहा बवाल। हूँ, ये सारा इमेज बिल्डिंग का काम हाँ, होता है। अब मैं इसमें एक और चीज बोलूंगा, मैं अभी कुछ आज ऐसे आप गर्वित को मत बोलने मैं दो। अभी ठीक कुछ है, ठीक है। मैं अभी कुछ ऐसे लोग हम दोनों ही मिले थे। ऐसे लोगों से मिला हूँ भाई, जो ये कह रहे हो ना, ये जो जितना इन्होंने अभी बोला है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये वही लोग करते हैं ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से, उनके माध्यम से। और इनका काम क्या है बेसिकली, एक फोटो खिंचवाना हाँ हाँ हाँ, उनके साथ, बड़े लोगों के साथ, बस, वो फोटो डाल के फिर अगला 5 साल के लिए फिर से अपना कुछ कहीं से प्रोजेक्ट लेना, 5 और वो फंड उठाना। 300 500 फॉलोअर्स वाले लोग हैं ये, और लगे पड़े हैं। तो बस इतना एक कह के मैं बात खत्म करूंगा, बाकी तेरे को कुछ ऐड करना वो कर दे। ये तो हो ही गया है सब कुछ इसमें ऑलमोस्ट, तो इसमें क्या तब ठीक बचता है। अब आप क्रिकेट से चालू कीजिए कि ये जो हमारा टॉपिक था और जब हमने शेयर किया था तो उसमें जो मैंने लिखा था वही चौथा, पढ़ो आप। भारतीय क्रिकेट का वर्चस्व और गोरों की जलती और अंकुर आर्या का नीचे में आता है चौथा सवाल, ऐसे ही पूछना। मैंने लिया। ऐसे ही Thank you, पूछा, thank अब आप you। जो है वो बताइए। देखो भाई, इसमें ना 2-3 चीजें, मतलब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, गोरों की जलती, तो उसमें बेसिकली क्यों बोला गया है ये, वो इसलिए बोला गया है कि भारत जीता तो गोरों ने, इंग्लैंड वालों ने, और ये शुरुआत बेसिकली डेविड मिलर ने करी थी साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद। उसने कहा था कि भाई भारत को एक अनड्यू एडवांटेज है, क्योंकि वो अपने सो कॉल्ड होम टर्फ पे खेल रहा है और उसको अपनी डेस्टिनी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक ही स्टेडियम में खेल रहा है, उसको वातावरण, कंडीशंस, उसको पिच कैसे बिहेव करेगी, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें पता चल गई हैं, तो आदत पड़ गई है वहीं पे खेलने की, उसको होम एडवांटेज हो गया है। और इस वजह से भारत जो है उसको अनड्यू एडवांटेज है, और ये आईसीसी देख के भी अनदेखा कर रहा है। ये बात डेविड मिलर ने बोली, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने इसको, अरे हाँ 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 हाँ, ये तो मिल गया भाई, ये तो मिल गया भाई। शाहिद अफरीदी ने बोलना शुरू कर दिया, शोएब अख्तर ने भी आई थिंक बोला ही है, तो सब ने उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। वहां के हर एक न्यूज चैनल पे यही सब कुछ चला कि भारत को एक अनड्यू एडवांटेज है, अनफेयर है ये, अनफेयर है ये। यहां हो जाती है बात खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने ये बातें शुरू कर दी कि भारत तो ऐसे जीता। अब उसके ऊपर ना साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे पहले कि मतलब डेविड मिलर ने जो बोला, तो सेंचुरियन में मतलब इन्होंने क्या 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करो तो साउथ अफ्रीका ने अपने सारे मैचेस जो थे ना वो केवल और केवल सेंचुरियन में रखे थे। और फाइनल भी फाइनल भी वही था। हाँ, पहुंचे नहीं, वो बात नहीं, अलग। नहीं, वो सारे लीग से आगे नहीं निकले। तुम कर लो ना, क्या कर रहे हो, मतलब क्या क्या होम एडवांटेज, लीग से आगे वो निकलते कब? और फाइनल पहुंचे तो पेल दिए। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम बात कर रहे हो होम एडवांटेज की, होम एडवांटेज। पहले तो बात दुबई हमारा होम नहीं है, बिल्कुल। और दूसरी बात, चलो ठीक है, मान लिया कि होम एडवांटेज थी। इंग्लैंड ने 6 वर्ल्ड कप करवाए हैं, कितने जीत लिए होम एडवांटेज सही में? बात है। कितने जीत लिए भाई? ठीक है। और चलो ये बात भी छोड़ो, होम और अवे की बात तुम करते हो। तुमने फुटबॉल के कितने वर्ल्ड कप करवा लिए, उसमें कितना जीत लिया, कितना जीत लिया? बता दो। तो भाई साहब तुम साला ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होती है WTC, हाँ। WTC का जो फाइनल होता है, इंग्लैंड वो में ही हो रहा है। लॉर्ड्स में ही करवाते हो, पहुंच भी नहीं पाते हो। पहुंच भी नहीं पाते हो। हैं? और क्या अभी बात कर भारत इस बार नहीं पहुंचा तो इनको 4 मिलियन पाउंड का नुकसान हो रहा है उसके कारण। 4 मिलियन पाउंड, साला। ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम बोल रहे हो खिसियानी बिंदी, केवल खंबा खंबा नोचे। नोच रही है और कुछ नहीं है। नहीं, अंगूर खट्टे थे। इंग्लैंड लगातार हार रही है ना, लगातार 6-7 ओडीआई वो हारी। भाई इंग्लैंड की बात, हम पिछले 24 आईसीसी जो मैचेस हैं केवल उसमें से एक हारे हैं। 23 जीते हैं, और जो 24 वो मतलब एक जो हारे हैं ना, वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल था। हारे थे फाइनल। ठीक है, वो भी ट्रेविस हेड चल गया तो ठीक है, हो गया, अदरवाइज वो भी इतना कुछ ऐसा नहीं था। नहीं तो उसमें एट टाइम्स वो बैटिंग हमारी बहुत बेकार थी, बट शुरुआत में बॉलिंग अच्छी कर रहे थे हम। हाँ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि हम वो, और एक आधा तो फ्लूक इधर उधर हो जाता है। होता है भाई।
किस टीम को हमने मना कर दिया कि तुम 8 स्पिनर मत खिलाओ? हाँ हाँ बिल्कुल। ये भारत डिक्टेट तब करता न बोलता कि ग्राउंड भी मेरा, बैट बॉल भी मेरा, अंपायर भी मेरे, टीम भी मैं ही तेरी सेलेक्ट करूंगा। हाँ तेरी टीम भी मैं ही सिलेक्ट करूंगा। भाई जब टीम तुमको सेलेक्ट करना था वो ऐसे रहे हो कि नहीं हमें 7 बजे जगा दिया। अबे भाई तुम क्रिकेट खेलने आए हो, क्रिकेट खेलो। कितने देर का है पाकिस्तान दुबई? 1.5-2 घंटे की फ्लाइट है। हाँ आदमी 5 घंटे में जो वापस चला जाएगा। और एज ए क्रिकेटर आपको ऐसे वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसे में परफॉर्म करना। 7 बजे नहीं उठ रहे साले, कैसे खिलाड़ी हो तुम? कैसे खिलाड़ी हो भाई? इसमें basically यहाँ 4 बजे ना उठा तो साला वो उसका लट बच जा। शाहिद अफरीदी ने एक और बात बैडमिंटन वाले का भी। शाहिद अफरीदी की एक और बात सुनो, मतलब इसमें मजेदार बात है वो। उसने कहा नहीं, तनवीर ने बोली थी, तनवीर ने बोली कि अरे यार 240-50 रन बन रहे हैं दुबई की पिचों पे, ऐसी पिचें हैं 250 रन तो भारत कैसे भी स्कोर कर ही लेगा ना, मतलब इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है तो वो कैसे भी स्कोर कर ही लेगा ना। 350 रन बने तो वहां पे कुछ इधर उधर हो सकता। अबे 350 अगर बनेंगे तो 350 जैसी पिच भी तो होगी, फिर तो रोहित शर्मा को ही आउट नहीं कर पाओगे। वो डबल सेंचुरी मार देता सही है। बात है भाई। वो एडवांटेज दोनों टीम के बैट्समैन के लिए होती है। अगर डिसएडवांटेज है तो दोनों टीम की बॉलर्स के लिए होती है, फील्डर्स के लिए होती है, वो एक के लिए थोड़े ना होती है। और कौन सा मैच इंडिया ने पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो एक तरफा जीता है? भाई आज तक छोड़ा है कोई? सब में पेला है। नहीं, दुबई वाला जो 5 मैच हुए हैं सब में ऐसा नहीं है कि 40 ओवर में जीत गई है भारत, ऐसा कुछ नहीं था। और ये तो फंसा हुआ मैच था फाइनल, तो अच्छा खासा फंसा हुआ मैच था। और दूसरी बात कि चलो होम ग्राउंड की बात है, न्यूजीलैंड तो दोबारा आया था खेलने के लिए, पेल दिया भाई। वो कुछ उन्होंने टीम के 6 ऊपर बॉलर होता है। यूज किए भाई। हाँ 6 बॉलर थे उनके पास। नहीं तो गोरों का होता है स्किन, एक तो वो रहता है बहुत लाइट होता है, तो एक तो होता है कि तुम भीतर खुन्नस खा रहे हो, जैसे पाकिस्तानी लोग हैं। हाँ। अब गोरों का क्या है, थोड़ा भी वो जल रहा है ना तो जलन तुरंत लाल रंग के चत्ते में पिछवाड़े में बन जाते हैं तुरंत। लाल से वो डार्क मरून टोन में चला जाता है, तो वही हो रहा है इनका। दूसरी कारण एक और भी है ना कि इंडिया को लेकर के जो उनके देशों के अंदर नैरेटिव या पर्सपेक्टिव बना हुआ है ना हमारे लिए, उसको देखते हुए इनको लगता है साला 3 जो मतलब 3 ट्रॉफी हुई है आईसीसी के, सारों के तो फाइनल में पहुंच रहा है ये, जीत भी रहा है ये, है ना, कगार भी पहुंच जाता है भाई फाइनल में। चलो ठीक है, वर्ल्ड कप में हम जैसा भी कैसा रहा हो, लेकिन T20 उठा लिया, उसके बाद में अब ये चैंपियंस ट्रॉफी उठा लिया, उससे पहले भी फाइनल में पहुंच चुके थे। तो वो है समस्या। अभी सितंबर में एशिया कप भी उठाने वाले हैं। हाँ तो एशिया कप भी जीते हैं। ये है समस्याएं। ये मोदी जी की तरह इन्होंने अनाउंस कर दिया हम 2026 तक सारे चुनाव जीतेंगे। अरे भाई साहब, मतलब बीस्ट मोड में चल रहे हैं मोदी जी। हरियाणा चुनाव में जो कल हुआ है, अरे भाई साहब, नहीं वो कांग्रेस एक्चुअली में वो हिम्मत ऐसी हारी है उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद, ऐसी हारी कि वो साला चुनाव ही नहीं लड़े। नहीं तो हुडा उसमें ये बोला ना कि हम लोग ये सब छोटे चुनाव में ध्यान इनमें नहीं जाते। ऐसा होता है कि हमने पहले जीत रखा होता और हार जाते। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने इसने मेरे पूरे परिवार ने बीजेपी को वोट नहीं दिया इस बार। अच्छा, मेयर को दिया है, उसको नहीं। अच्छा, मेयर में दिया है, पार्षद को नहीं दिया। लोकल में कौन सा पार्षद पार्टी के सिंबल पे लड़ता है? सही बात है, सही नहीं आते हैं, लड़ तो रहे हैं, बट जो एक्चुअली क्या होता है ना, लोकल पार्षद में के तो आप चुनाव। उसको दो। अच्छा इस बार जिसको चाचा आप जानते हो, हाँ। इस बार वो वही कृष्णा वाले चाचा खड़े थे क्या? कभी कृष्णा के बदले वोट ही दे दिया हो। नहीं। हाँ, तो मतलब अगर क्रिकेट पे ही वापस आते हैं, तो अभी मतलब 2027 का जीतेंगे, दिक्कत नहीं। आप मिचेल स्टार्क ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, बोला भारत अभी ऐसी अकेली टीम है कि एक ही दिन में वो एक जगह टेस्ट मैच खेल सकती है, एक जगह वनडे और एक जगह T20, और तीनों जगह कॉम्पिटिटिव रहेगी। हाँ बिल्कुल। तो भारत के पास ये बैंडविड्थ है। यस, बाकी टीम हो सकता है, बाकी टीमों में कुछ टीम 2 टीम रख सके टेस्ट और वनडे का, लेकिन 3 टीम विथ एबल प्लेयर्स वो भारतीय में है। और उसके अलावा हमने 27 करोड़ का ऋषभ पंत बेंच में बिठा रखा भाई। एग्जैक्टली, यही बात है। उसको हम खिला नहीं रहे हैं। नहीं, इनकी जलन इस कारण भी है ना कि वो 83 वर्ल्ड कप में जो भारत के साथ जो एक अपमानित किया था हमारे जो वहां पे थे, 2 पासेस नहीं दिए थे, 2 टिकट नहीं दिया सालों ने, 2 टिकट। और तुम लोग पहुंचे हो कहाँ जो 2 टिकट लेकर के ये सब जो है तुम कर रहे हो, पहुंच गए उसके बाद भी नहीं। तब फिर बोले ठीक है भाई, हम लोग अपना देखते हैं, अब देखते हैं तो टर्न अराउंड हुआ है ना। हाँ,
डालमिया के बाद हुआ है मेरे ख्याल डालमिया, आईएस बिंद्रा, इन लोगों ने भारतीय क्रिकेट का पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और उसके बाद देखो स्टेप बाय स्टेप। और फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, फिर भाग गए। देखो अपना तो करना चाहिए। अपना तो यार नहीं करेगा तो कैसे होगा? प्राइवेट एंटरप्राइज है, सरकारी होता तो हमें समस्या होती। बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है। और अच्छा, आपको इसमें कितना वो लगता है कि मतलब जय शाह ने जो वहाँ नहीं एक यार, पाकिस्तानी को भी बकलोली आने है नहीं दिया। यार। नहीं, लास्ट में कह रहे हैं कि जिनकी सेरेमनी थी वहाँ वो एक भी अपने पाकिस्तानी भाई व्यक्ति नहीं शर्म खड़ा के हुआ था। मारे नहीं आया, नहीं, उसका नहीं, चेयरमैन पीसीबी का। मैं बताता हूँ इसका पूरा किस्सा ये है कि आईसीसी ने पीसीबी के चेयरमैन से पूछा था कि भाई आप साहब क्या आओगे? सीन है। हाँ। तो उसने कहा मैं बीमार चल रहा हूँ। मैं तो किसी कार्यक्रम में ऑलरेडी हूँ, वहां से फिर मेरे को वहां आना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। जबकि चार्टर्ड प्लेन है इनके पास, जाने को इसने बोला कि दिक्कत हो जाएगी। पाकिस्तान में चार्टर प्लेन प्लेन है, तेल भराने को पैसा नहीं है। ये बात है, ठीक है। most जाने और को- नीचे में बीएलए वाले वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लेके बैठे रहते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन VLS उनके से पास साला- तो टेक्नोलॉजी है ना कि वो उड़ा सकते हैं। वो गधी पे, सिंह वाले गधी जी, पे जी, बैठ के जी, जा जी। सकते हैं। अरे कालीन भी तो होता है, हैं? कालीन भी होता है। कालीन भी उड़ा सकते हैं। कालीन पे भी उड़ते हैं तो हाँ, ये भी बात है। जिन भी आ जाते हैं। एक इनफैक्ट ट्विटर मैंने देखा था, वो बंदा वो होता है ना, वो करने वाला स्काई सूट पहन के, बर्ड सूट पहन के उड़ते हैं, उसने प्रॉपर कालीन बना रखा था उस पे, वो क्लिप से उड़ वो वाला रहा था, फोन घर पे है, तो वो जा सकता था। क्या करोड़ों डील हो रही है। रिचार्ज करना पड़ेगा उसमें। हाँ, वो भैया डिप में खरीदे जा रहे लोग। डिप चल रहा है, मार्केट खरीदो खरीदो। उसको बोलो कि वो मुझे क्या, मैं तो स्टॉक मार्केट में लगाता ही नहीं पैसे। हूँ। हाँ, मेरा भाई सिस्टम सेट है। मैं जो है फोन लेता हूँ और ये खुलवा के इसमें सोने का लगवाता हूँ। हाँ, बस सोना, ये रिंग होगा, इसमें सोना होगा, ये सोने का घड़ी होता है है? उसका डायल सोना होगा। ये शर्ट जो है ना, ये सोने के तार हैं। गोल्ड डस्ट है ये पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं खाली सोना सोना ये भी तो ब्लू गोल्ड है ना, ये मुझे हमारी पजामा। केवल 3 चीजें पसंद है, मोना, सोना और मोना के साथ सो। ये भी तो अजीत है ना। हाँ, अजीत आई अजीत तो वही डोंट है। लाइक मोना का रोना थोड़ा। ये अजीत है ना, इसलिए। तो क्या समापन अब किया जाए? कितना देर हो गया? चलो भाई बंद करो, ठीक है। उसको दे, श्री को दे। हो गया समापन। जय हो श्री गया। राम। जय नहीं, श्री नहीं, राम। होली की शुभकामनाएं। ना, पहले होली की शुभकामनाएं सभी होली मित्रों को। खेलिए और सेकुलर हिंदुओं की लाल कर दीजिए। हाथ में रंग लेके डाल के ऐसे होलिया में मले ले गुलाल, समझे? ऐसे ऐसे पूरा हो। मले ले गुलाल। हम लोग क्या करते स्कूल में, साला रात में टंकी में रंग घोल देते थे, सुबह में जो आ रहे हाथ भी लाल और